का पहला शो है। उस शो में आप सभी का, मेरे संग साथियों का, इम्तियाज सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, वेलकम करता हूँ, उन्हें हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामनाएं देता हूँ और चंद लफ्ज और उन्हें बोलने की गुजारिश करता हूँ। आदाब, नमस्ते, नमस्कार। चंद लफ्ज में तो काम नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा अगर लंबा हो जाए तो माफ़ कीजिएगा मुझे, क्षमा पहले से मांग लूँ। ये सारी फिल्मों का तो जिक्र हो गया, मगर थिएटर इज मदर ऑफ ऑल आर्ट। सिनेमा नहीं था तो थिएटर था, सिनेमा नहीं रहेगा तो थिएटर रहेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये भवन के जो ट्रस्टीज हैं और जो लोग इसको सराहना दे रहे हैं, पहले तो उनकी तारीफ से शुरू करें हम कि इतनी सारी ऑडियंस को जो थिएटर लवर है यहाँ उन्होंने इकट्ठा कर लिया और वो आ गए और इस नाटक को देखना चाहते हैं। खुशी की बात हमारे लिए है कि तेंदुलकर के इस प्ले अच्छी पाकरेती को पहले गुजराती में भी शायद INT ने कभी किया था, प्रवीण जोशी ने शायद उसे किया था, हमको याद नहीं है बात। और जब हमने तेंदुलकर से इस बात का जिक्र किया कि हम इस नाटक को उर्दू में अडेप्ट करना चाहते हैं, तो उसमें आप लोगों को बता दें कि RSS का कैरेक्टर हुआ करता था जो फंडामेंटलिस्ट बंडा नाम का। तो जब हमने प्ले को देखा तो हमने तेंदुलकर से ये जिक्र किया कि ये जो RSS का कैरेक्टर है, इसे अगर हम मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट में ट्रांसफॉर्म करें तो क्या हो सकता है। तो तेंदुलकर ने हमसे एक जुमला कहा था, हम कोई अगर हिंदू फंडामेंटलिस्ट होता है तो मुसलमान भी तो होता ही होगा। तो फिर हमने हिम्मत करके इसे अडेप्ट कर लिया। उस जमाने में इसे हमने, नीना गुप्ता ने, शफी इनामदार ने और रीमा लागू ने, अरुंधति राव ने परफॉर्म किया था। INT ने उसे स्पॉन्सर किया था, हमको याद है, रतलाम में शो हुए थे इसके। उसके बाद आज जो तारीफ के काबिल चीज़ है वो ये है कि एक मराठी, सारे के सारे मराठी एक्टर्स विश्व कला मंच के अंदर, जिनसे आप कहिए तो उर्दू जबान से डरते होंगे या उर्दू जबान से भागते होंगे कि उर्दू जबान कैसे बोली जाती है, खलीज जबान है, बोलेंगे कैसे। अब वक्त होता है, वो खलीफा हो जाता है, तो ये कैसे बोलेंगे। तो हमको इनकी मेहनत की दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया और इस ड्रामे को हाथ लगाने की हिम्मत की। तो सराहना के काबिल ये लोग हैं, कुमार साहब हैं, इनका ग्रुप है विश्व कला मंच, जिन्होंने एक उर्दू नाटक को रंगमंच पे लाने की कोशिश की। और सराहने के काबिल आप लोग भी हैं कि आप लोग इतनी तादाद में यहाँ आए। हमने तो जब छबीलास मूवमेंट में हिस्सा लेते थे तो 2-4 ऑडियंस होती थी, वो कर लेते थे और खुश हो जाते थे। इतनी सारी ऑडियंस माशाल्लाह से खुशी की बात है, लगभग फुल शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई होप यू लव द प्ले एंड अप्रिशिएट द प्ले। अगर कुछ गलती पहला शो है एक्टर से हो जाए तो उन्हें मेरी दरखास्त है आपसे, इल्तिजा है हाथ जोड़कर कि उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और हमारा बहुत पुराना नाता है, प्यार का नाता है, हार्दिक नाता है। जब भी हमको प्ले की जरूरत पड़ती है, स्टेज की जरूरत पड़ती है, भवन का पूरा स्टाफ और यहाँ की पूरी कमेटी हमको बहुत सहयोग देती है, बहुत प्रेम देती है। इस स्टेज की एक खासियत है कि ऑडियंस और कलाकार, इनके बीच में का फासला मिल जाता है। यहाँ कलाकार का दिल धड़कता है, वहाँ ऑडियंस की धड़कनें हमें सुनाई देती। तो इस स्टेज की छोटी छोटी बातें रमाकांत सर ने हम बच्चों की जिद के सामने मान ली है। मैं उनको निवेदन करूंगा कि कृपया वो स्टेज पे आए और प्लीज सर, प्लीज। तो हम बच्चों से थोड़ा अपना प्यार बांट लेंगे। थैंक यू। आज यहाँ पर उर्दू एकेडमी के इकबाल नियाज़ी सर भी यहाँ आए हैं। वो उर्दू के पेपर्स में चीफ एडिटर है, इनकलाब उर्दू टाइम्स वगैरह लिखते हैं और उर्दू का बहुत बड़ा फेस्टिवल चलता है। इतने सालों से मैं थिएटर कर रहा था, मुझे भी मालूम नहीं था कि
उर्दू का भी कोई फेस्टिवल होता है, अक्सर हम मराठी लोग हैं तो मराठी नाटक करते हैं, हिंदी नाटक करते हैं, गुजराती नाटक करते हैं, लेकिन उर्दू का फेस्टिवल होता है ये आज तक मुझे मालूम नहीं था इतने साल थिएटर करने के बावजूद। तो मुझे मैडम ने कहा था कि नहीं हमें जाना है, उन्होंने इन्वाइट किया है, तो आज वो भी यहाँ आए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से फूल देकर स्वागत करना चाहूँगा। प्लीज सर। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, हम पेश करने जा रहे हैं उर्दू नाटक फरिश्ता। आपसे गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है कि कृपया अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कीजिए या साइलेंट मोड पर रखिए, ज्यादा से ज्यादा इस नाटक का लुत्फ लीजिए, मजा लीजिए। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। क्यों भाभी, कैसी है आप? बच्चे बच्चे सब ठीक ठाक? और भाई साहब आप? बिल्कुल ठीक। बुखार से कब उठे? अब भी कमजोर नजर आ रहे हैं। क्यों ना हो, टेंशन और डिप्रेशन से भरी जिंदगी। इस दुनिया का क्या होने वाला है कुछ समझ में नहीं आता। याद है आप लोगों को जब पिछले बार हमारी मुलाकात हुई थी तभी मैंने आप लोगों से यही कहा था, देखा कुछ भी तो नहीं बदला। मेरा अंदाजा कितना सही था, ऊपर से ये फेसबुक और व्हाट्सएप भी आ गया। लगता है आप लोग मुझे ठीक से पहचान नहीं पा रहे शायद। अच्छा ठीक है, मैं ही याद दिला देता हूँ आपको। जिस दिन आपका ये अब वाला नहीं पहले वाला तब की बात, जब आपका बच्चा उस हाउसफुल सिनेमा में चीख चीख कर रोने लगा था। अंधेरे में हर तरफ तरह तरह की आवाजें, शो बाबा कौन चल रही है, अरे कोई चुप करा, कोई बाहर लेके जाओ, अरे कोई दूध पिला। इतने छोटे बच्चे को लेकर आया कौन है, हॉरिबल बाबा। और आपको गुस्सा आ गया उस नन्ही सी जान पर, उसकी नाजुक पीठ पर कस कर तुम के भी लगा दिया। हाँ आखिर इतनी अच्छी फिल्म में ये शैतान का बच्चा रोया ही क्यों? मारा, गाली दिया, लेकिन बच्चा चुप नहीं हुआ, वो तो और जोर से रोने लगा था। पर्दे पे चलते हुए सीन को बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा था, हॉल में सभी लोग चिल्लाने लगे। और ठीक उसी वक्त पीछे वाली सीट से उसे किसी ने ओले चुप 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 करा दिया। किसने चुप कराया था उसे? किसने बहलाया था उसे? कौन था वो फरिश्ता? मैं ही तो था। दूसरों के बच्चे अपने को बहुत अच्छे लगते हैं। पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि अपना कोई बच्चा नहीं है। फिर पूछिए क्यों? क्योंकि अभी तक शादी नहीं हुई। अब ये मत पूछना कि शादी क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये शादी वादी के उसूलों पर अपना भरोसा नहीं। शादी मतलब जिम्मेदारी, और ऐसी जो जिम्मेदारी की जिंदगी है ना, वो अपने को पहले से बिल्कुल मंजूरी नहीं थी। बचपन में ये छोटे छोटे खिलौने कितने अच्छे लगते हैं, पर बड़े होते होते जैसे किसी चीज से दिल बहलता ही नहीं। अब भी आप लोगों को अंदाजा नहीं हो पा रहा कि हमारी मुलाकात कब हुई थी? अच्छा ठीक है, 3 तक गिनते, जो भी सबसे पहले पूछ लेगा उसे ये चॉकलेट इनाम, ठीक है? तो चलिए 1 2 3। क्या नहीं पूछ सकते? अभी तो सही है। अरे क्योंकि हमारी मुलाकात ही नहीं हुई थी। हाँ मुमकिन है कभी आमना सामना हुआ होगा, बस में, सड़क पर, सफर में। सफर बहुत करता हूं मैं जना, बस घूमते रहना, आगे देखना और आगे चलना। जहां डेरा डाल दिया वहां का सब कुछ अपना, जहां से चल पड़े वहां का सब कुछ बना है। मंजिल आसमान के परे, ना तो किसी चीज की चाहत और ना ही किसी चीज का शिकवा, ना तो किसी के इंतजार में मैं हूं और ना ही कोई अपना मुंतजिर। बारिश और दिनों की झंझट नहीं, 1 तारीख को या 31 अपने को कोई वास्ता नहीं। शादी की सालगिरह नहीं, पत्नी की सालगिरह नहीं, साड़ी के लिए लड़का ढूंढने की बात नहीं, साड़ी के लिए किसी दोस्त के पास नौकरी की सिफारिश करने की जरूरत नहीं।
सास के हाथ का ठूस ठूस कर खिलाया हुआ खाना है। बंदा बिल्कुल आजाद है और आजाद ही रहेगा। जलन हो रही है ना आप लोगों की मेरी जिंदगी से। चाहत को छोड़ देगा ये इतना अच्छा नतीजा है, पर ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होता। चाहत से तो छुटकारा पा लिया, मगर यादों से वो भूली बिसरी यादें अब भी कई बार दिमाग के नसों के तारों को झंझना जाती है। कुछ सुनाई दे ये हल्की हल्की पानी के लहरों की आवाज। सिकंदराबाद के कट्टे में खड़ा मैं और नीचे बहते हुए पानी की ये मधुर आवाज। बंबई से करीब करीब 600-700 किलोमीटर दूर। हाँ याद आया, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ता हुआ वो हुसैन सागर या उस्मान सागर का पुल, वो कटता उसकी याद आते ही दिल और दिमाग 12 साल पहले की दुनिया में चला जाता है। दोपहर के 12:30 बजे में पुल पर घूम रहा कि अचानक कुछ देखा। एक रिक्शा और रिक्शे में बैठी हुई एक लड़की, हरी सलवार, हरी कमीज, लाल कलर का दुपट्टा, लगा जैसे लड़की को जानता हो। फौरन दूसरा रिक्शा रोका, उसे कहा पीछा करो। उसने शक भरी निगाह से देखा। मैंने उसे समझा, आप गलत मत समझे, लड़की मेरे पहचान की। एक गली में जाके वो रिक्शा रुका। 12 साल पहले का वो मंजर अब भी मेरे निगाहों के सामने है। बाहर खड़ा सोच ही रहा था कि फिर से वही जगह दिखाई दी, वही हरी सलवार, वही कमीज, चेहरे पर अजीब सी चमक। सोचा अगर ये लड़की ठीक से बन ठन संवर जाए तो बंबई के जबान में मां लगेगी। या क्या एक दरवाजे पर निकल गया। DW नियाज़ी, आई थिंक आई नो दिस मैन, कभी सुना सा लगता है। दैट आई नो। वालेकुम सलाम। किससे मिलना है? ये नमाजी साहब है क्या? हाँ नवाजी। हाँ सॉरी, DW नियाज़ी जी हाँ है। अब्बा आपसे कोई मिलने आया है। आओ बैठिए। अम्मी मैं नुक्कड़ वाली मस्जिद तक जाके आता हूँ। जाते जाते दरवाजा बंद कर देना इस्लाउद्दीन। और मौलाना इस्लाउद्दीन ने दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम। आवाज इतनी जोरदार थी कि ऐसे लगा जैसे किसी मर्द मुजाहिद ने किसी काफिर का गला काटा। ये ऐसी उम्र से गुजर रहा था या फिर इसे ऐसी तालीम दी जा रही थी कि उसे हर मैदान जंग का मैदान नजर आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हालांकि मैं छोटा हूँ, आपसे सलाम तो मुझे करना चाहिए। मैं इस तरफ से ऐसे गुजर रहा था। अच्छा ये आपकी नेम प्लेट देखी, हाँ सोचा आप ही होंगे। अरे भाई मैं तो हूँ। सोचा ऐसे बगैर मुलाकात किए आगे बात चला, मौज़ेबाना बर्ताव नहीं होगा। मौज़ेबाना बर्ताव? अच्छा किया मियाँ जो दरवाजा खटखटाती है। जी हाँ, दस्तक दे दी। आइए, कोई खास काम? सभी काम खास है। हैं? कितना वक्त गुजर गया ना चचा जान। हाँ बहुत अरसा गुजर गया। बहुत सालों पहले की बात है चचा, मैं इतना सा था, आधी चड्डी पहने। कुछ याद आ रहा है? हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। उन दिनों आपका क्या दबदबा रहा करता था, क्या रोब और कितना गुस्सा। मगर चचा चची कहाँ पर है? मैं यही हूँ रे, सब सुन रही। याद है माँ? सीधा चच्ची से माँ पर याद रखिए इनको बाप नहीं कहूंगा। चचा के गुस्से की बात? अरे इनका गुस्सा अभी तक वैसे के वैसा ही है। ये पहला तीर निशाने पर बैठा। मुझे नहीं लगता अब इनमें पहले वाली कोई बात रह गई, अब तो बहुत बदल गए। लीजिए ना ये एक बीड़ा पान। अरे एक चचा। खैर अब तुम जिद करते हो तो एक ले लेता हूँ। पक्का है तुम भी खाने लगे हो पान तंबाकू? बिल्कुल नहीं, सिर्फ पान के बीड़े अपने साथ रखता हूँ, सफर में बहुत काम आते हैं। इसकी बदौलत सफर में बैठने की जगह मिल जाती है और इनके घर में घुसने की भी।
चाय वगैरह बताओ। ये दूसरा तीर निशाने पर बैठो। मियाँ तुम मुंबई में रहते थे, उस मोहम्मद अली रोड पे चप्पल की दुकान के सामने? नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें करते हैं आप? भला चप्पल की दुकान से मेरा क्या वास्ता? अच्छा। हम्म? अब याद आया, हम्म? डोंगरी में लाला जी की चाल में हमारे लाइन में वो आखिरी वाली खोली तुम लोगों की थी ना, ये है ना? हाँ एकदम करेक्ट। अरे इसी बात पे हाथ मिला मियाँ। याददाश्त मेरी बड़ी अच्छी है अभी। मिर्जापुर में एक लड़का 32 साल पहले की बात है। क्यों? मान गए आपको। ये कौन मिर्जा है और कहाँ के कोट की बात चल रही है? मुझे कुछ नहीं पता और बचपन में मैंने कभी चड्डी पहनी ही नहीं। पर जो भी हो, बात तो बन रही है। घर में घुसने लगी और अब देखिए चाय भी हाजिर। अरे ये सर पर से पन्नू हटा, इससे क्या पड़ता? हाँ। ये अपने मिर्जा का लड़का सलीम है। अच्छा। हाँ? नहीं चचा, जरा सी गलती हो रही है आपसे। मैं मिर्जा का लड़का सलीम नहीं हूँ, खान का लड़का यूसुफ हूँ। वो मिर्जा का लड़का सलीम उसके साथ आया करता था और जब मैं शरारत करता था ये चचा बहुत खफा हो जाते थे मुझसे। डरकर मैं और सलीम दूर जाकर छुप जाया करते थे और तभी चच्ची ने, मेरा मतलब है मम्मी ने, हम दोनों को दूधी का हलवा खिलाया था। याद है ना? मैं और सलीम आपको उस कोने वाली पान की दुकान से देसी काला तंबाकू पान लाकर दिया करते थे। क्या पता बेटा, बरसों पहले की बात है। भाई लोग कहाँ पे पान खाती थी तुम? मर गए। कभी एक आध बार खा ही लिया हो। आप भी खाती थी? वो आपके पास एक सहेली आया करती थी, क्या नाम था उसका? वो नजमा। हाँ, नजमा चच्ची। वो बहुत देसी काला तंबाकू पान खाती थी, बहुत। अब तो इतना याद नहीं रहता, बरसों पहले की बात है। हाँ और क्या, पर मुझे सब कुछ याद है। अब जरा गौर से देखिए, वो आपकी नन्ही गुड़िया। गुड़िया? कौन गुड़िया? अरे अपनी गुड्डी। अरे वही जिसके पास बड़ी सी गुड़िया रहा करती थी, मैं उसे गुड़िया आपा कहकर चिढ़ाता था। अब तो बहुत बड़ी दादी माँ बन गई होगी। ये ऐसा भी क्या बोलते हो? अपनी गुड्डी के लिए मेरा है नरगिस। हाँ हाँ वही तो, नरगिस। अब कर आ जाएगी, है यहीं पर। जी साहब ना, मैंने उसे 12वीं पास करवाया। आपने पास करवाया है? और नहीं तो क्या? चचा चाहते हैं लड़कियां मेरी तरह हांडिया और चूल्हे में घुसी रहे। तब तो शादी भी हो गई होगी उसकी। नहीं, अभी कहा लड़का देख ले। अच्छा, अब बहुत जल्द आपके सर से ये बोझ उतरने वाला है। जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो कैसे कुछ हो सकता है? क्या मतलब? और जब अब बात चलाई, चूड़ी की दुकान पर चूड़ी पहनाने के बहाने उसे दिखा दिया। आजकल लड़के लड़कियां एक दूसरे को देखकर पसंद करते हैं। हमारे वक्त की बात और, उन्होंने मुझे नहीं देखा था और मैंने भी नहीं देखा था। ऐसे तो ना घर से जाते तो बुर्का पहनकर जाते, क्या पता बाहर जाकर उतारी देती होगी। देखने में इतनी बुरी नहीं है। बुरी हो ही नहीं सकती। हाँ। आखिर लड़की किसकी है? बहुत बोलने लगे हो मियाँ। आज भी कुछ लोग देखने आने वाले हैं। अल्लाह करे इस बार जरूर पक्की, यकीनन शादी पक्की हो जाएगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। ना अच्छा है, लड़का भी अच्छा है, बस अभी रिश्ता तय हो जाए। तुम खाना खाकर जाओगे ना? सब तैयार है, बस थोड़े चावल चढ़ा देती हूँ। अब इस दोपहर में कहाँ जाओगे? खाना खाकर जाना। हाँ? अच्छा तो खा लूंगा खाना। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का। अब थोड़ी देर में रहने का बंदोबस्त। कहा कि DW नियाजी और कहा मैं। भाई क्या खूब मुलाकात हुई है जी। वो क्या है कि सुबह सुबह घर से जल्दी निकलना पड़ा तो नहा नहीं सका। कुछ अजीब सा लगता है। अगर आप कहें ना तो वैसे मेरे पास सब है, ये टावल, तेल, साबुन। अजय सुनती हो? तुम्हारे मेहमान नहाने के लिए कह रहे हैं। ठीक ही तो है, घर में तो अभी घुसा है,
लेकिन अभी तक घर का नहीं बनता, अभी तक मेहमान। वैसे रोज रोज नहाना अपनी आदत नहीं, हम तो ठहरे मस्त कलंदर, जुम्मे के जुम्मे ही नहाते हैं। लेकिन इस वक्त तो अपना सारा इंटरेस्ट उस बावर्ची खाने में, किसी सूरत वो दिख जाए, वो भरपूर नमकीन चांदनी, बस एक दफा जलवा दिखा दे। गर्म पानी से ही नहाते हो ना बेटा? चढ़ा दिया है, गीजर खराब है ना? चढ़ा दिया तो नहा लूंगा गर्म पानी से। ठीक है, बैठ जाओ, अभी हो जाता है। नरगिस बिटिया, जरा आँच तेज कर देना। जी अम्मी। सचमुच उसने आँच तेज कर दी। वो कुछ है कहा? अरे माँ, वो जो अपने घर आया करते थे, वो ऐसे बड़ी बड़ी मूंछों वाले, थोड़े थोड़े ऐसे चेचक के दाग थे उनके चेहरे पर, वो अब नहीं आते क्या? अरे कौन? किसकी बात कर रहा है? अरे वही जो हमेशा अकड़ कर बात किया करते थे, अपने बाप दादाओं की तारीफ किया करते थे कि उनके बाप बहुत बड़े दारोगा थे। अच्छा, उमर साहब की बात कर रहे हैं? वो तो दोजख से डाले। दोजख क्यों? अरे अल्लाह उन्हें दोजख में भेजेगा। अरे वे बहुत बेईमान आदमी थे, जिस किसी के घर में घुस गए उसका घर बर्बाद। से ना 500 रुपया उधार लिया था, मर गए, वापस नहीं किया। मरने से पहले तो वापस कर देना चाहिए था। उनके बच्चों ने भी नहीं किया। उनके बच्चे भी उनके जैसे बेईमान। क्या उनके लड़के का अच्छा ही नाम था, मोहम्मद। हाँ, अच्छे नाम छोड़े हैं लड़कों के, सीधा रसूलुल्लाह के नाम पर। और का सब शैतान आया था इनके पास और चचा ने पैसे दे दिए? हार मांगी, और नहीं तो क्या, दे दिए। तुम्हारा चचा करे अल्लाह लिया देगा। ये बात भी सही कही माँ आपने। चचा जान बहुत सीधे साधे और शरीफ इंसान है। हाँ, लेकिन बाहर वालों के लिए, घर वालों के लिए नहीं। सब्र की हाल होती है। मैं ये सब कुछ इसलिए सुन रहा था कि किसी सूरत कोई चौधरी का चांद दिखाई देता, पर नहीं, थक हार कर उठा। माँ ने कहा मैं रख दे क्यों गर्म पानी? मैंने कहा नहीं माँ, मैं खुद ही ले लूंगा। नहाकर कितना भला मालूम होता है। चचा जान, क्या अब भी आप ये नमाज वमाज बाकायदा पढ़ते हैं? हाँ? नहाए तो बदतमीज हो तुम। जी, ये नमाज तो ठीक है, और नमाज क्या है? माफी चाहता हूँ, मेरा मतलब आपकी दिल शिकनी करना नहीं। आप तो जानते हैं कि मैं अलर्ट आदमी हूँ। मेरा मतलब ये था कि क्या अब भी आप नमाज रोजे के उतने ही पाबंद हैं? क्यों ना रहूं? क्या इसी बीच तुमने मेरे हिंदू हो जाने की अफवाह सुनी है? नहीं चचा, आप तो नाराज हो रहे हैं। मैं बस ये कहना चाहता था, क्या अब भी आप उतने ही मजहबी हैं? खामोश! नहीं तो इसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे उतने ही मजहबी है, इसका क्या मतलब? क्या मजहबी रहना नहीं रहना हमारे तुम्हारे अख्तियार की बात है? देख लीजिए, बात करने की तमीज नहीं। अचानक हवा गर्म हो गई। कहा क्या जरूरत थी मजहब की बहस निकालने की? अब तक सब कितना अच्छा चल रहा है। What must have happened in the meantime कि चचा का मूड ऑफ हो गया। वैसे तो जब से मैं इस घर में आया हूँ तभी से देख रहा हूँ इस घर के माहौल में कुछ अजीब तरह की खामोशी छाई हुई है। उठो! कितने बजे आने वाले हैं वो लोग? कौन लोग? ये पूछने का तरीका हुआ? जरा भी तमीज नहीं है किसी को। अंदर चलो तुम, बता रहा हूँ। तो एकदम तूफानी मौसम आ गया, चचा का पारा एकदम चढ़ गया। हाँ, याद आया। माँ कह रही थी कि कुछ लोग लड़की को देखने आने वाले। अब तो फिर उससे टेम्परेचर इतना हाई क्यों? हाँ, अभी ये कौन है? यही तो है वो। मामला गंभीर है, कुछ चल रहा है। सोचा कुछ आहट लूं, कुछ जानने की कोशिश करूं कि उसी बीच ड्रामे का विलन मर्द मोमीन आ गया।
आधा बजे। कुछ देर पहले हमारी मुलाकात हुई थी वहां पे। कहिए, है कोई जवाब? कोल्ड वॉर। इनसे बात करके कोई फायदा नहीं। पर ये सब हो क्या गया? ये रात भरी खामोशी क्यों? कि इतने में कुछ आवाजें मेरे कानों के पर्दों से आकर आवाजें साफ नहीं थी। कुटमुट 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 कुटमुट। मैंने अपने कानों को और तेज कर दिया। दिमाग से कहा कि इन आती हुई आवाजों को डिकोड करो। दिमाग ने डिकोडिंग करना शुरू किया और फौरन एक ड्रामेटिक सिचुएशन तैयार हुई। आई विल शो यू। जी और क्या छानबीन करनी है? मैं तुमसे साफ साफ कह देता हूँ, यह आखिरी घर है। अगर यहाँ भी रिश्ता तय नहीं हुआ तो मैं और किसी के घर नाक रगड़ने नहीं जाने वाला। खुद पर बैठ जाओगे तो लड़की को क्या घर में कुंवारी बिठाना है? मैंने ऐसा कब कहा? अभी तो तुमने कहा कि तुम और लोगों के यहाँ नाक रगड़ने नहीं जाओगे। बिल्कुल तुम पर गई है ये लड़की, मेरी एक भी बात नहीं है उसमें। लड़की की शादी में तुम्हारा हमारा झगड़ा कहाँ से निकल आया? अच्छा बोलो, क्या करूं मैं? सब्र से करो। सब्र करने वालों का अल्लाह साथ देता है। बाबा ये सब मैं जानता हूँ, तुम आगे बोलो। गुस्सा थूक दो, बिटिया को बुलाओ, उससे दो मीठे बोल बोलो। तुम तो कभी कायदे से बात करते हो नहीं। अरे लड़की हमारी है, कुत्ते बिल्ली की तरह से जंगल में नहीं छोड़ सकते। अरे पर उसकी नहीं क्या कहती? मेरा दिल कहता है इस बार में बात जरूर पक्की हो जाएगी। उसकी तकदीर ही खराब है, उसे कोई पसंद ही नहीं करता। ना मालूम किस मनुष्य घड़ी में पैदा हुई थी है। मैं क्या कहती हूँ, जहेज वगैरह ज्यादा देने की बात करो। कहाँ से लाऊं? चोरी करूं क्या? अरे धीरे बोलो धीरे। एक तो आज वो लड़की के घर वाले उसे देखने आने वाले हैं और ऊपर से ये तुम्हारा मेहमान रोक लिया। मेहमान तो किस्मत वालों के घर आता है। अच्छा मेरी ही कही हुई बातें तुम मुझ पर ही आजमाती हो। अरे कैसी बात करती हो? एक तो शादी की इतनी सारी परेशानियां और ऊपर से ये तुम्हारा गधा मेहमान। गधा क्यों कहते हो जी? निहायत ही शरीफ और ईमानदार लड़का, फिर अपने पड़ोसी का लड़का है। कौन पड़ोसी? मुझे तो उसकी कही हुई एक भी बात याद नहीं है जब वो हमारे घर आया करता था। अरे ऐसा भी क्या भूलते हो, जब अपना इस्लाम पैदा हुआ था तो वो 5-6 साल का था। बहुत ही खूबसूरत बच्चा। हाँ तुम्हें तो खूबसूरत लगेगा ही वो, तुमसे मीठी मीठी बातें जो कर रहा है। तुमसे कौन सी कड़वी बातें कर दी उसने? हाँ मैं उल्लू का एक पत्ता हूँ, समझे? आगे बोलो तुम क्या करना है? करना क्या है? गुस्सा थूक दो, बिटिया को बुलाओ। आज वो लोग आने वाले हैं, जरा अच्छे कपड़े पहने, उसकी बहन से हंस कर बात करे, नहीं तो मुंह फुलाए बैठी रहेगी। और मैं क्या कहती हूँ जी, किसी बहाने उस परवेश को भी दिखा दी। कौन परवेश? वो लड़का जितने लड़कों को तुमने अब तक उसे दिखाया है सबने उसे नापसंद कर दिया है। एक तो बेपर्दे थी, ऊपर से बेइज्जती। मैं क्या कहती हूँ, पिछले वाले बाग में दिखा देते। मेरा दिल कहता है इस बार बात जरूर पक्की हो जाएगी। तुम्हारे दिल को मारो बोली, जब अपने बिटिया को यहाँ बुला के ला। नरगिस, बिटिया तेरे यहाँ आना। बादब बामुलाइजा होशियार, शहजादी नरगिस तशरीफ ला रही है। ला गई बिटिया। आधा बाबा जान। खुश रहो बेटी, सदा खुश रहो। बैठो सुनो, आज कुछ लोग तुम्हें देखने आने वाले हैं। मैं ख्याल में फैशन के लोग हैं भाई, उनसे जरा हंस कर सलीके से पेश आना। तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, जरा उनसे इस कदर बात करो कि उनका दिल जीत लो। लड़के की बड़ी बहन बहुत ही सुलझी हुई है, बस उसने तुमको पसंद कर लिया, मतलब लड़के ने भी कर लिया। उनसे जरा हंस के तमीज से बात करना, ऐसे बेवकूफों की तरह बैठी मत रहना। सुन बिटिया, मैं क्या कहती हूँ, तेरी वो सहेली है ना जहरा, उसकी साड़ी पहन, माशाल्लाह साड़ी में क्या खूबसूरत लगती है अपनी बिटिया। और रंग तुझ में इतना खिलता है ना कि बता ही नहीं सकती। इसला से कह देती हूँ वो मांग लाएगा। जरा ब्लाउज में देख कैसे फैशन वाली पहनती है।
अरे आदमी बाके वैसे कोई ब्लाउज पहन। या खुदा, तू मुझे माफ कर। अब तुम्हें क्या हुआ? ये बेहुरमती, ये बेइज्जती, ये नंगापन अब बर्दाश्त नहीं होता। अरे आजकल तो लड़कियां हाफ पैंट पहनकर रास्ते पर घूमती है, तो क्या वो भी पहनाओगे इसको? अरे हमारी लड़की फैशन करे तो तुम्हें नंगापन लगे? और फिल्मों में इतनी सारी मुसलमान लड़कियां फैशन करती है, तब तो तुम्हें कुछ नहीं होता। अब कोई नंगा नाचे तो क्या मैं उसका जिम्मेदार हूँ? अरे जिसे फिल्म में नाचना है नाचे, मुझे क्या करना है? मैं अपनी बेटी का जिम्मेदार हूँ और मैं उसे वही जिम्मेदारी जरा कायदे से निभाओ। बेटे सुन लिया? मुझे शादी नहीं करनी अब्बा, मैं शादी नहीं करती, बस ऐसी ही रहूंगी। क्या क्या बकवास करती है? धीरे बोलो, धीरे। जुबान चलाती है? अरे धीरे बोलो। मैं कहता हूँ इस वक्त एक गैर आदमी को घर में बिठाया ही क्यों है? अरे बाबा धीरे बोलो, धीरे। धीरे क्यों बोलूं? धीरे सत्यानाश लगाती है लड़की का, जबान चलाती है ये बाप के सामने। ये तालीम देते हैं हम आजकल के बच्चों को। रमजान कमीज धीरे धीरे। अब्बा आप मुझे गालियां क्यों दे रहे? ये बोली चले नीचे, निगाह से निगाह मत मिला मेरी। इस बेटे जिद नहीं करते, मैं हरगिज नहीं सजूंगी। मुझे कोई उधार के कपड़े नहीं पहनने। क्या क्या कहा? अरे बाबा धीरे, बहुत हो चुकी मेरी नुमाइश। आप लोग अपने सर से बोझ उतारना चाहते हैं ना? मैं बोझ हूं, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन अब किसी और के मुंह से ना नहीं सुनना है। सारे गुण तुम्हारे हैं इसमें। अरे बाबा धीरे बोलो। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, उनके सामने हमें बेइज्जत करेगी। अरे बिरादरी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाऊंगा मैं। आखिर मेरा भी कुछ है या नहीं अब्बा? आपका मुंह बिरादरी में काला हो जाएगा, आपकी इज्जत चली जाएगी। मुझे कुछ होता है या नहीं? बार बार लोगों के मुंह से ना सुनना, वो भी लड़कों के मुंह से नहीं, लड़कों की बहनों के मुंह से। मैं लाख बेवकूफ सही, जिद्दी सही, फैशनेबल ना सही, बुरी सही, पर अब मुझे शादी नहीं करनी। जिस किसी को भी मुझे इसी हालत में देखकर शादी करनी हो वो करे, नहीं तो ना करे। नरगिस बेटे धीरे। हम सर आज ये नाक काट लेगी। अरे बाबा अल्लाह के लिए आज इसमें। तुअर की बच्ची। तो अब आई कहानी समझ में? ये भी ड्रामेटिकल सिचुएशन है। शहजादी नरगिस ने साफ इनकार कर दिया कि वो शादी नहीं करेगी और वो किसी से मिलेगी भी नहीं, वो अपनी नुमाइश भी नहीं करेगी। और ये अब्बाजान परेशान। लेकिन इस पूरी कहानी में मैं कहाँ फिट होता हूँ? कहाँ की ये DW नियाज़ी, उनकी सीधी सादी और घरेलू बीवी, वो एक सीधी और नासमझ लड़की और तलवार म्यान से निकाले घर को भी मैदान जंग समझकर घूमते हुए गुस्से से भरे मुंह फुलाए मौलाना इस्लाउद्दीन, उनके साहबजादे। लेकिन इन सभी के बीच मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सोचा यहाँ से चुपचाप खिसक जाऊं। फिर सोचा आप लोग सोच रहे होंगे कि दिमाग से सोचा, नहीं, यहाँ कुछ हुआ। एक थोड़ी सी धक 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 और उस धक से ये आवाज निकली कि इस लड़की की शादी अब हो जानी चाहिए। अब मतलब आज, इसी वक्त, इसी दोपहर। उसे पहली बार देखकर जो अल्फाज मेरे मुंह से निकले थे वो मुझे याद है। ठीक तरह से बन ठन समझ जाए तो ये लड़की बंबई के जबान में माल लगेगी, मगर इस वक्त तो लग रही थी ये पूरी आपाजान। अच्छी तरह कैसे रहा जाता है ये इसकी समझ में आ जाना चाहिए। अच्छी तरह मतलब नो 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 नो, नॉट दैट मैचिंग बिजनेस, नॉट दैट hairdos and lipstick get slim stay trim business, no. Not all the beauty aids in the world can really make a woman charming and attractive. अरे ये सब तो दिखावा है। खूबसूरती तो अंदरूनी होनी चाहिए, रूहानी। What matters is the soul, रूह। So, what matters is the soul, रूह।
आत्मा, खूबसूरती। कहा लगा? खूबसूरती, हाँ। What matter? जाने दीजिए। ये ड्रामे का विलन कभी आत्मा की आवाज को उभरने ही नहीं देते। रूह को मारने की तैयारी जोरों शोरों से चालू है, पर खान का ये यूसुफ मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार। हमारी जंग बगैर हथियारों की जंग, किसी पर कोई जुल्म किए बगैर बिल्कुल नए तरह। हमारा नारा नरगिस की शादी। ये तमाम बातें मेरा दिल सोच रहा था। Got me? DW नियाजी के मकान में खाना नोश करने के लिए बुलाया है। नोट्स करने के लिए। चलिए तशरीफ ले सकते। अगर आपको एतराज ना हो तो वालिदा ने बावर्ची खाने में खाने के लिए बुलाया है। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। कहिए तो यही दस्तरखान लगा दूं? आपकी मर्जी पर मुनस्सिर है। खामखा आपको तकलीफ होगी, बावर्ची खाने में ठीक है। नहीं, मुझे तकलीफ नहीं होगी। आपकी मर्जी पर मुनस्सिर है। चलिए, मौलाना ने कुछ तो बात की, बातें तो काफी सुलझी हुई करते हैं। खामोशी और खाना, एक लज्जत खाना। भूख लगी थी इसीलिए जबरदस्ती पूछ लिया। माँ, बचपन में ये आपका इस्लाम भी देना। अरे इस्लाम, इसे मैं बचपन में बहुत रुलाया करता था। इतना रोता बेटा कि उसके नाक से सिर उड़। अगर उस वक्त भी इसकी दाढ़ी ऊंचे होती तो रोते वो कितना खूबसूरत लगता ना। सोचा था नरगिस आपा दिखाई नहीं, लेकिन नरगिस का दीदार अपने नसीब में ही नहीं। हुजूर, नरगिस आपा ने कपड़े पहनने से इनकार कर दिया। तो मैं क्या करूं? सर पटक कर मर जाऊं? मेरे कहने का यह मकसद बिल्कुल ना था। क्या था तुम्हारा मकसद? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, आप फौरन कोई रास्ता निकालिए। अरे क्या रास्ता निकालूं मैं? हिंदुस्तान छोड़कर अब पाकिस्तान चला जाओ। आप हर बात का गलत मतलब निकालते हैं। अच्छा, तो आप निकालिए सही मतलब। कहिए क्या करूं मैं? उसके सामने जाके लहंगा पहनकर नाचूं? इसलिए आसान नहीं होगी। बंद करो तुम्हारी ये बकबक। एक तो घर में आफत, ऊपर से बकबक को खाना खिला रही है तुम्हारी माँ। लगता है कोई याद कर रहा है। इसलिए का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत ठीक है। ये बात मामूली नहीं। अगर आपा की शादी ना हुई तो मेरी भी ना हो सकेगी। तो मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? मियाँ, नरगिस की शादी के बीच तुम्हारी शादी का मामला कहाँ से खड़ा हो गया? आखिर मुझे भी तो शादी करनी है, खानदान आगे चलाना है नहीं? हाँ, क्यों नहीं? मेरा खानदान आगे नहीं चलेगा तो दुनिया की तो गर्दिश रुक जाएगी। अपनी जगह से निकलना छोड़ देगा जो। ऐसा कुछ नहीं। आप जानते हैं हमें अपनी कौम को बढ़ाना है। मैं शादी करने लगा हूँ, काम की फिक्र छोड़ो। अब्बा, अरे भाई अब्बा, ठीक है। आपा, नरगिस आपा, आप जरा बाहर आइए। मर गई नरगिस आपा। आपसे कुछ जरूरी गुफ्तगू करनी है। मुझे नहीं सुनना है। उस सलमा के साथ दूसरी शादी नहीं करने का भुगतान भुगत रहा हूँ मैं। या खुदा, अब तू इस मुसीबत से छुटकारा दिला। नहीं सुनना है तो भी कुछ अर्ज नहीं। भाई होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज है। सुनिए आपा, हम लोग मुसलमान हैं। इस झंझट में तू मत पड़ इस्लाम। कह देती हूँ, दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज पढ़ लिया तो तू कोई आलिम और मौलाना नहीं हो गया। मेरी दाढ़ी को बीच में क्यों घसीटती हो? मज़हब इस्लाम में शौहर का दर्जा अज़ाज़े खुदा का दर्जा है। माँ बाप की बात मानना
हर बच्चे पर लाजिम है, हर बच्चे का फर्ज है कि वो चुपचाप अपने वालिदैन की बात मान ले। मुझे मेरा फर्ज मालूम है, तू मत सिखा। नफरत हो गई है मुझे मेरी इस जिंदगी से और इस नुमाइश से। मैं क्या दुकान में बिकने वाली चीज हूँ या फिर इनका पोस्टर हूँ? मुझे बिल्कुल सजना वजना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है मुझे। कोई पसंद ना करता हो तो ना करे, मुझे नहीं करनी है शादी। आप शादी नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं। तो क्या मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूं? तुझे कह दे, तुझे जो करना है सो कर, पर मेरी जान छोड़ दे। मैं आज ऐसी ही रहूंगी। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह, बल्कि सर में और तेल डाल लूंगी, बाल खोल दूंगी, और जब वो लोग आएंगे ना तो उनके सामने ऐसे पागलों की जैसे हरकतें करूंगी जिससे वो समझे कि मेरे अंदर कोई चुड़ैल घुस गई है। देखा नरगिस आपा के तेवर, माफ कीजिए, पर एक बात की आप लोग चाहे मुझसे शर्त लगा लीजिए, ये आपा आपा नहीं है, ना तो ये बेवकूफ है और ना ही बच्चा है। इसे कुछ समझाने सिखाने की जरूरत है। हाँ, इसे एक मंत्र देने की जरूरत है। वो मंत्र खूबसूरती की नुमाइश में नहीं, गाल के लगे दिल में भी नहीं, चंपा कली जैसी नाक में भी नहीं, काले बुर्के की नकाब को उठाकर एक झलक दिखाई देने में भी नहीं। वो मंत्र जिस किसी भी औरत के पास है, उसने मर्दों को हर दौर में पछाड़ा है और अपने काबू में किया है। चैलेंज है ये मेरा, नरगिस की शादी करके दिखाऊंगा, मैं दूंगा उसे वो मंत्र। अरे जा लड़की जा, तेरी सब ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। अपनी दुआ को कभी ऊपर वाले ने रद्द नहीं किया, जब भी उससे मांगा है उसने दिया है। जा बेटा, सदा खुश रहेगी। आइए कहिए इस्लाउद्दीन साहब, कैसे है आप जाएंगे कब? आज शाम हमारे घर मेहमान आने वाले। अच्छा, मुझे भी शहर में थोड़ा काम है, तो आप उस जाइए, नहीं रहूंगा, सामान खरीदना है। अच्छा, अच्छा बेटा इस्लाउद्दीन, अरे बच्चों खैर माना कि मेरी बदौलत तुम्हारी बहन शादी के बाजार में बिकने वाली है। मुसलमान कौम की आबादी बढ़ाने के लिए तुम्हारा रास्ता क्लियर होने वाला है। अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि मेरे पांव तुम्हारे घर पर आए। अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश, नरगिस से अकेले में मुलाकात हो जाए। जब तक उसे मिलूंगा नहीं, मंत्र दूंगा कैसे? सर पर टोपी रख लीजिए, धूप बहुत है बाहर। फिर से पान खाकर शेरवानी पर मत गिरा देना, क्या कहेंगे वो लोग? मुझे पसंद करने वाले हैं वो लोग। बस इसी सूरत में बात के हो जाए, इतनी ख्वाहिश है। जाकर क्या आता हूँ लोगों को, हाँ तुम जरा उनकी मेहमान नवाजी जरा अच्छे से करना, आदमी को समझा। थोड़ी जिद कर रही है, पर आखिर में मान जाए। वैसे दिल की बुरी नहीं है, तुम जाओ। आला बात है नरगिस आपा, अरे घबरा कर भागने की जरूरत नहीं, मैं कोई गैर नहीं। आपको उस वक्त से जानता हूँ जब आप छोटी सी गुड़िया थी, बम्बई में, कोकनी में, डोंगरियों की चाल में जाया करती थी। मेरे सामने होना कोई बेपर्दे ही है। आपको छोटे से बड़ा होते हुए देखा है मैंने, ऐसे ऐसे फ्रॉक पहनकर घूमते हुए, सर पर लाल रिबन, नाक में कील, बहुत शरारती और चालाक थी आप। आपको पता है फ्रॉक पहनकर आप कैसे चलती थी? ऐसे। और गुस्सा, गुस्सा कैसे होती थी? और हंसती कैसे थी? और फिर हमेशा मेरे पास आती और मुझे कहती, मुझे 10 रुपए दीजिए ना, और मैं फौरन दे देता था, बड़ा था ना आपसे। क्या झूठ की गप मार रहे हो? आप छोटी थी, आपको याद नहीं होगा, और उस 10 रुपए से आप
इमली खरीदनी थी। आप बच्चों से कहती कि अब ये सारी इमलियां मैं खाऊंगी, जब पेट भर जाएगा तब गल जाऊंगी। माँ पूछेगी नरगिस बेटा कहाँ थी, तो माँ से कहूंगी कहीं नहीं, यही तो थी, ये इस्लाउद्दीन की देखभाल कर रही थी माँ। इमली ने खा ली थी। और उसी वक्त इस्लाउद्दीन मुंह खोल के खड़ा हुआ। माँ आपा ने अकेले सारी इमली खा ली। नरगिस चुड़ैल किससे पैसे मांगे और इमली खाई? अभी तेरी मरम्मत कर दी, बता कहाँ है इमली? और इस्लाउद्दीन बोल पड़ा, अम्मी आपा अकेले इमली खाती है, मुझे नहीं देती है। बिल्कुल झूठ, बचपन में मैंने कभी इमली खाई ही नहीं। अच्छा बताइए, हम जहाँ रहते थे उस चाट के सामने क्या था? स्कूल। और स्कूल के पीछे खेल का मैदान। और खेल के मैदान के पीछे खोजा लोगों की चाल। और उस चाट के सामने रेस्टोरेंट स्टार ऑफ यूपी। आप बहुत झूठे हैं। आप फिल्मों में काम करते हैं तो फिर ड्रामों में। अगर आप एक्टर होते तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते, बहुत जल्द फंसा लिया माँ को अपनी मीठी मीठी बातों में। कह रही थी कि कितना शरीफ लड़का है। कहाँ से आए आप? मुंबई से? दिल्ली से? कहाँ से? ऊपर से? ऊपर से कैसे? उड़कर? क्यों? मुझसे मिलने के लिए आए। क्यों? बोलिए ना क्यों? अब तक तो ये गप्पे लगा रहे थे, अब क्या हो गया? पहले आप मुझे माफ कर दीजिए। क्या कहा आपने? आपने मेरी गलती पकड़ ली, इसलिए जबान खामोश हो गई। ये भी कोई बनावट? आपकी कसम, ये बनावट नहीं। कहो तो उठक बैठक कर लूं, जो सजा देनी है दे दीजिए, पर ये बनावट नहीं। मेरी कसम क्यों खाई? आपको पता है ना कि झूठी कसम खाओ तो जिसकी कसम खाई जाती है वो मर जाता है। पता है ना, इसलिए तो आपकी कसम। तो क्या आप भी चाहती है कि मैं मर जाऊं? मैं तो चाहता हूँ कि आप हमेशा इसी तरह हंसी और मुस्कुराती नजर आए। अब फिर बनाने लगे आप। मुझको हसीन कहते हैं, घर वाले तो कहते हैं कि मैं बदसूरत, मुंह लटकाए रहती हूँ। मुझे बात करना नहीं है। सब चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। जिसे जो कहना है सो कहे, पर मैं तो चाहता हूँ कि आप हमेशा हंसती रहे। आपको पता नहीं जब आप हंसती है तो कितनी अच्छी लगती है। क्यों ऐसी बेकार बातें करते हैं? किसी अच्छे लगते हुए आदमी को अच्छा कहना क्या खराब बात है? मुझे पता है कि मैं अच्छी नहीं हूँ। आपको कुछ नहीं पता। तो क्या आपको पता है? Of course पता है। क्या पता है? कि आप खूबसूरत हो। बसंती का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों मुझे बना रहे हैं? आप खुद अपने आप को बना रही हैं। आज फोटो पाएंगे, मुझे देखेंगे और देखकर फिर से नापेंगे। फिर मुझसे कहिए कि मैं खूबसूरत हूँ। कहूँगा, एक बार नहीं 1000 बार कहूँगा। पर क्यों? क्योंकि आप हैं इसीलिए। नरगिस, खुदा की कसम आप खूबसूरत हैं। चांद सितारों की कसम, आपके अब्बू अम्मी की कसम। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं मर जाऊँ, ध्यान ना। और अगर सच कह रहा हूँ तो आपके शादी के लड्डू। अरे जरा एक बार अपनी शर्मीली निगाहों से अपने आप को देखिए और अपने आप को खुद ही परखिए। अपने आप में खूबसूरती को तलाश कीजिए, आईने में नहीं। जरा सा शर्मा कर, थोड़ा सा गुस्सा होकर, जरा सा अदा से हर एक अंग के अंदर मस्ती को जगाकर देखिए अपने आप को। जरा समझिए अपने आप को। लेडी यू लुक वंडरफुल। बीबीची, दैट्स द वर्ड। प्रेम पक्षी देखा है आपने? लोग उसे खूबसूरत कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसका दिल प्यार से भरा होता है। प्यार के नशे में डूबा, हमेशा खुश, फूला हुआ, नाचता है, गाता है, थिरकता है, कह दे मगर फिर भी खुश। किसने दी है उसे ये खुशी? प्यार। अगर वो खुद भी अपने आप से, इस जिंदगी से प्यार करने की तमन्ना को निकाल दे, तो क्या खुश रह सकेगा?
नहीं, फिर आप तो खूबसूरत है, सचमुच खूबसूरत। सिर्फ एक बार अपने अंदर प्यार के एहसास को जताइए, अपने आप से प्रेम करना सीखिए और हमेशा हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए, नाचती रहिए। बहुत अंदर से और आपके अंदर से एक आवाज निकली जो आपके कानों में बोले से कहेगी, नरगिस तू बहुत खूबसूरत है। इस भरी दोपहर में भी तुम्हारी आंखों में चांदनी नजर आ रही है, तपती धूप में भी तुम्हारे होठों पर गुलाब की पंखुड़ियों सा रंग आ गया है और उसमें से भी हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू निकल रही है, प्यार की खुशबू जो आहिस्ता आहिस्ता नहीं तेजी से सारी दुनिया में फैल रही है, बिल्कुल लव एंड पेरिस की खुशबू की तरह। तुम खूबसूरत हो नरगिस, बहुत खूबसूरत। उससे भी मिल लेना किसी बार में। तुम्हारी माँ तो चाहती थी कि तुम्हें वो किसी सूरत दे, अगर उसके पास भी वो आके है जो नरगिस के फूल को पहचान सकती है तो वो खुशकिस्मत, और अगर उसके पास वो आके नहीं तो वो बदकिस्मत। हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, और फिर तुम बेनूर तो नहीं, तुम तो नूर हो, सिर्फ नूर। चमत्कार, चमत्कार। मोहब्बत करने वालों दिल का ये खेल देखो और अच्छे लोग एक हाथ से तालियां बजाओ। दोबारा देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही बार होता है ये चमत्कार, ये जादू। नशा उतरा नहीं, मंत्र तो दे दिया लेकिन अपनी सांसें ऊपर चली गई। जिसम में फिर से आ जाए उसके बाद आगे का आंखों देखा हाल दिखाएंगे। तब तक के लिए सॉरी दोस्तों, 10 मिनट का इंटरवल। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, सब कुछ काफी अच्छी तरह से। ये क्या जवाब आते हैं तुम्हारे पापा? मैं तो कह रही थी मुझे जाने दो, वो दिन गए उसकी बहन से किसी न किसी बहाने बात निकालने की। बहुत खुश हो रहे तुम्हारे अब्बा आज। मैं भी बहुत खुश हूँ। आज का सलीके से पेश है ये नरगिस आपा। जैसे बिल्कुल ही बदल गई हो। पर ये जादू हुआ कैसे? सब मेरी वजह से हुआ। मैंने जो उसका फर्स्ट याद दिलाई थी, अच्छा, कि वालिदैन के साथ बच्चों को किस तरह बर्ताव करना चाहिए। कुछ भी कहिए, नरगिस आपा 5 से 4 जैसा लेकिन अंदर से बहुत ही शरीफ और घरेलू है। ऐसे लोगों का घर जन्नत में है, उनकी जन्नत में है। वो सब मैं जानती हूँ रे, लेकिन ये अभी तक आए क्यों नहीं? कुछ भी कहो इसे, आज का ये लड़का ना बहुत अच्छा था, शरीफ शर्मीला, सुना है वो अपने बिजनेसमैन है, अच्छे खानदान का है। लड़का ना मेरी आंखों में बस गए। लड़के को आपकी आंखों में नहीं, नरगिस आपा को लड़के के आंखों में बसना होगा। सुनती हो जी सुनती हो जी? जी जी, क्या हुआ? क्या कहते हैं बोलो, बातचीत से कुछ अंदाजा हुआ? या खुदा तेरा मतलब यहाँ से भी ना हो। नहीं भले पसंद कर लिया है उन्होंने मीडिया को, जादू कर दिया है लड़की ने उन लोगों पर। सचमुच? हाँ, कितनी तारीफ कर रहे थे। हाँ, कह रहे थे हमारी मर्जी पर है, जैसे शादी करना चाहे वैसे। आप सच कह रहे हैं ना? भाई अब्बा, आप पूरे होशो हवास में तो है ना? पूरे होश हवास में हूँ, लेकिन खुशी इतनी है कि होश हवास खो दूंगा मैं। शुक्र है। चल इसका बेटे, मिठाई ले आ फौरन, आज मोहल्ले में बांट देती हूँ। इज्जत रखी है अल्लाह ने, बस अब कुछ नहीं चाहिए। क्यों? मेरी शादी नहीं करोगी? जरा चुप रहो बेटे। हाँ, अरे सवेरे बुला है। हाँ, हाँ, बाकी बातचीत के लिए थाली वगैरह रखनी है और आज की बात तुम लोगों को बता दो। तो बहुत अच्छी लगी है। अब्बा, बाकी सब ठीक है, पर ये जो आप लोगों ने नरगिस आपा को वो लड़के को अकेले मिलने दिया, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। लड़के लड़कियों का एक दूसरे के सामने आना, फिर शादी से पहले पर्दे का क्या मतलब?
भाई मैं खुद इसके खिलाफ था, तो तुम्हारी अम्मी कह रही थी, इसलिए मैंने मेरे जो किया सो ठीक किया, अब जमाना बदल गया है। हाँ, तुमने जो किया सो किया। लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया, देख लिया। अब कल कुछ हो गया तो कम से कम कहने का मौका तो रहेगा कि भाई तुमने देख लिया था, अब और क्या है? बाद में कुछ नहीं होगा। तो ये जादू हुआ कैसे? जैसे बिल्कुल ही बदल गई। अरे कितना अच्छा बर्ताव, कितना हंस कर बात कर रही थी उसके बहन के साथ। मैंने जो ने उसके फर्ज की याद दिलाई थी, इसी वजह से। चुप कर, बड़ा आया फर्ज वाला। चलो किसी सूरत छुट्टी तो हुई। अरे बात में तो जरूरी है। क्या हुआ? सुनिश्ता, अब मोहल्ले वाले चल जाएंगे। वो पहले वाले 2 लड़के थे ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। एक तो कुछ का कुछ और एक सरगंजा। अब इस दामाद को लेकर ना कोई उंगली नहीं उठा सकता। लाखों में एक है। कैसा हल्का फुल्का लग रहा है। अरे नरगिस कहाँ पर है? और हमसे तो बुलाओ। हाँ, उसे भी बता दो, बेचारी खुश हो जाएगी। नरगिस, अरे बेटा नरगिस, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ मैं। नजर उतारनी चाहिए नहीं बिटिया की? हाँ, क्यों नहीं, उतार दो नजर माँ। हाँ। बाहर आ बिटिया, अब यहाँ कोई नहीं है। लो, आ गई बिटिया। आओ बेटा आओ, सदा खुश रहेगी बिटिया तू, सदा। बेटा बेटा मुझे ना इसका भी डर लगा था। पता नहीं तेरा प्यार होता है या नहीं। वो बात मत करो अभी। नचुमी ने भी तो कहा था कि इसकी शादी जरूर हो जाएगी जल्दी। राज करेगी बिटिया। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत जोड़ा होगा। तेरी भलाई ले तू। अरे ऐसी वैसी जगह रिश्ता नहीं लगाता मैं। क्या समझी? लड़की भी तो एक ही है मेरी, 10-20 थोड़ी है। तुझे वो लड़का अच्छा लगा या नहीं? इसकी पसंद की क्या बात है? इसे तो पसंद आएगा ही। जो माँ बाप को पसंद आ गया, वो बिटिया को क्यों पसंद नहीं आएगा? खूबसूरत, पढ़ा लिखा, तंदुरुस्त, रुपया पैसा, बरसरे रोजगार, सभी खूबियां हैं भाई उसमें। चल बिटिया, तेरी नजर ही उतार देती हूँ। अरे क्या हुआ तुझे? हंसने क्यों लगी? अब हंसे नहीं तो क्या रोए? तुम्हारा भी जवाब नहीं। जी भर के हंसते बेटा। तेरी फिक्र में मैं तो खुद हंसना भूल गया था। लड़की गई नहीं कि घर सुना हो जाएगा, इसलिए फौरन बहू आ जानी चाहिए। क्यों नहीं? लड़की फिर भी लड़की है, बहू तो बहू होती है। चल बिटिया, तेरी नजर नहीं उतार। भैया देखिए नियाजी साहब, वाह खुश है आज आपकी बहुत, इस्लाउद्दीन नियाजी। हाँ, मुझे आपको जो मांगना है, आपको शादी करनी है ना? जी। तो करवा देते भाई। अपने अब्बा जी की हालत तो तुम देख ही रहे हो, शादी करना चाहते हो? दोबारा रहना ही ठीक है। क्या बैठी बातें कर रहे हो आप? बेटा खुश हूँ, जब तुम बाप बनोगे और घर में शादी की शहनाइयाँ बजेगी ना, तब पता चलेगा तुम्हें। इस देखने दिखाने की रस्म में मैंने यहाँ रहना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए बाहर चला गया था। टहलते वापस आ गया डीडब्ल्यू नियाजी के मकान पे। अरे आइए यूसुफ मियां, मेरा अजीज मेहमान, मेरा अजीज दोस्त के अजीज बेटे, आइए। ये मौसम खुशगवार क्यों हो गया जानते हैं ना? आइए जाओ फटाफट मिठाई का जी ये मिठाई किस खुशी में? रिश्ता तय हो गया मियां। जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। किसका? ये इस्लाउद्दीन का? अरे नहीं, बिटिया का तय हुआ है। अरे वाह मुबारक हो। होता कैसे नहीं, मंत्र किसने दिया हुआ था? ये तो भी रिश्ता तय होने की मिठाई। अब कब होगी शादी की खिलाई? मियां बहुत जल्द तुमको शादी का न्योता भेजूंगा मैं। और मुझे तुमसे आपसे बात क्यों कर रहा हूँ?
अब आप आपसे बात कर रहे थे तो मैंने टोका नहीं, मुझे खुद ही अच्छा लग रहा था। वाह मियां, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे आपसे बात करूं? अरे कुछ तो शर्म करो, तुम्हें चड्डी पहने घूमते देखा है कंपनियों के चार। मंत्र का साइड इफेक्ट। हाँ जी, और क्या? अबे काम करो बेटा, आज रात में तुम नहीं रुक जाओ, कल सवेरे चले जाओ ना, तुमको जहाँ से जाना है। हाँ जाना है, पर नहीं, अब रुकना ठीक नहीं, जल्दी निकल जाना है। नहीं, रुको, कल सवेरे जाओ भाई, आज रात रुक जाओ। जी नहीं। अरे मेरी बात नहीं मानोगे तुम, हाँ? अपनी चाचा की बात नहीं मानोगे, रुक जाओ बेटे, कल सवेरे जाओ। हाँ? क्या करें, मानना ही पड़ेगा। अच्छा रुक जाता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। जो शर्ट चाहे लगा लो, जो मांगोगे दे देंगे। नरगिस से मिलना है, मुबारकबाद देनी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे भाई ये क्या शर्त हुई? हाँ? अब तुमसे क्या छुपाना, तुम तो एक घर के फर्द की तरह हो। अभी बुलाता हूँ मैं। नरगिस, बेटा नरगिस, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। अब उसकी नजर उतारती हो तो बाहर लाओ भाई उसे। अल्लाह सबकी नसीब में ऐसी बेटी लिखे। मैं आवाज दूं? हाँ क्यों नहीं, पुकारो। पर तुम्हारी आवाज कैसे पहचान सकती है वो? पहचान लेगी चचा जान, मेरी बचपन की आवाज और अब की आवाज में कोई तब्दीली नहीं। नरगिस आपा, गुड़िया आपा। शर्मा रही होगी, ऐसे वक्त में ना ऐसे होता है। क्यों? क्या पता, मेरी तो शादी हुई नहीं ना चचा। हो जाएगी भाई। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। एक हमारे भी तजुर्बे की बात सुन लो बेटा, शादी और खाना दोनों वक्त पे ही मजा देते हैं। खाना तो वक्त पर खाता हूँ, पर शादी के लिए जरा वक्त लगेगा। एक तजुर्बे की बात मैं भी बता दूं आपको। हाँ भाई बताओ बेशक। बाहरी खाने से जब आदमी का पेट भर जाए तब उसे शादी कर लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत तरक्की करोगे बेटा। तो जल्दी शादी कर लो, शादी के सब कुछ और ही है। शादी के दुख भी तो कुछ और है। आ गई बिटिया रानी, पहचाना इसे बेटे? ये मिर्जापुर का सलीम है। नहीं चचा, खान का लड़का यूसुफ। हाँ, बचपन में तुम और इस्लाम इसके साथ खेला करते थे भाई। उन दिनों को कोई किस्सा वगैरह सुना यूसुफ मियां? एक मिनट चचा, मैं जरा नरगिस आपा को मुबारकबाद दे दूं। बेशक बोलो। पर ये तो इतना शर्मा रही है। शर्म ये तो औरत का जेवर है भाई। पर इस वक्त शर्माने की क्या जरूरत? अव्वल तो इन्हें आना ही नहीं चाहिए था। चुप रहिए आप। नरगिस आपको मुबारक, हमेशा हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए। थैंक्स कहिए। शुक्रिया कहो बेटे। नरगिस आपा मुझे भूलिएगा मत, याद रखिएगा ससुराल जाने के बाद। बस अच्छा, अब मैं चलूं, लंबा सफर है, मंजिल बहुत दूर जाना है। नहीं नहीं, अरे मना कर रही है बिटिया, तो रुक जाओ ना। मैंने भी कहा रुक जाओ, कल सवेरे चला जाओ। नहीं चचा, अब जाना हो, कुछ जरूरी काम है। अब रात को क्या जरूरी काम, कल सवेरे जाओ। मुमकिन नहीं है सचमुच। माँ, अब जाने की इजाजत दे दीजिए। बेमकसद रुकना अपने खून में नहीं, दाना पानी उड़ गया अपना यहाँ से। अरे बाप रे, बहुत देर हो गई चचा, तो मुझे फौरन चले जाना चाहिए। अच्छा अब जाना चाहते हो तो जाओ, खान साहब को मेरा सलाम देना और फिर इसी तरह कभी आ जाना। जरूर आ जाओ। अच्छा माँ, अच्छा इसका गुड बाय। रुकिए प्लीज, खुदा के लिए रुक जाए। अरे जाने दे उसे, और काम हो गए, तेरी शादी में आ जाएगा।
खड़ा का खड़ा रहे। वो एक भयानक चाहत की शुरुआत थी। अचानक क्या हो गया इसे? अरे क्या हुआ तुझे, बोल ना। पापा चुप हो जाइए। पराये आदमी के सामने इस तरह का तमाशा अच्छा नहीं। क्या हुआ तुझे, बोल ना। मुझे ये शादी नहीं करनी है अब्बा। क्या शादी नहीं करनी है? तो फिर क्या करना है तुझे? क्या करना चाहती है बेटी तू अब? मुझे ये शादी नहीं करनी है। पापा कुछ अजनक कुछ ऐसे कुछ भी नहीं है आपको? ये शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? फिर से उलट गया इसका दिमाग। कौन सा फिर से खुरापात दुकान देने भेजे में? मैं एक बेजान पत्थर की तरह यहाँ इस दरवाजे पर इस तरह खड़ा था और पैर यहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये आखिर में सब कुछ उल्टा हो गया, सारी मेहनत बर्बाद। अरे तुम क्यों रुक गए बेटे? इस नालायक के लिए सुअर की बच्ची है ये। अपनी जिंदगी को बर्बाद कर ही रही है और साथ में हमारी भी कर रही है। लड़की तुम्हें शादी कर रही होगी। अरे कितना अच्छा रिश्ता तुम्हारे घर आया और अब तू? पापा मुझे आपको अपनी बहन कहते हुए शर्म आती है। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्यों खड़ा हूँ इस दरवाजे पर। अब्बा चाहे जो हो जाए, यहाँ की दुनिया वहाँ हो जाए, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूँगी। और ये मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहती हूँ। इस बेटा देख कितना अच्छा रिश्ता, कितना अच्छा लड़का, रुपया पैसा। मुझे वो सब नहीं चाहिए माँ। अरे पर कभी नहीं तुझे चाहिए क्या? अब मुझे कोई बदल नहीं सकता माँ। मैंने जो फैसला कर लिया है सो कर लिया। अब चाहे मुझे मारिए, गाली दीजिए, भूखा रखिए या घर से निकाल दीजिए, पर मैं ये शादी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। हालात ने एकदम पलटा खा लिया। अब आगे लड़की जाने या उसका नसीब। पर एक और बात समझ में आई। ये लड़की पहली बार देखने में जो मिनी मिनी माऊ दिखाई दी थी वो नहीं है। अंदर से ये काफी मजबूत है। कोई बात है जो नरगिस आपा छुपा रही है और इस तरह मैदान छोड़कर भाग जाना भी तो ठीक नहीं। तय हुआ, इस रात पर से पर्दा हट जाएगा, उसके बाद ही बंदा बंबई कूच करेगा। नहीं गया, सोचा रुक ही जाओ। नहीं आप लोग हंसिए मत। I was really serious। जरा आप सोचिए अगर मैं लड़की का बाप होता और मेरे घर में ऐसा हंगामा चल रहा होता तो क्या होती मेरी हालत। और तुम के बच्चे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। हमारे मुंह पर काली कौन सी हराम जाती है। पैदा होते ही अपना नहीं होता तो आज ये दिन देखना नहीं मिलता। बिल्कुल सही। आखिर ये कौन सी जात है जिसे पैदा होने के साथ ही दफन कर देते हैं? मुझे तो मालूम नहीं। बिल्कुल ठीक इसी तरह हमारे वालिद मोहतरम भी हमारे बारे में यही बात किया करते थे। पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा था, पर देखिए ना मैं अब तक जिंदा हूँ। या अल्लाह, इस लड़की ने मुझे कहीं का रखा। अब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं मोहल्ले वालों को? जो हो गया सो हो गया। अब अपने आप को परेशान करके कोई फायदा? परेशानियों से तो अब कब्र में ही छुटकारा मिलेगा। वहां भी चैन नहीं मिलेगा। मुनकर नकीर दो फरिश्ते वहां भी सवाल जवाब करेंगे। ऐसी बातें मत कीजिए। पर यूं हिम्मत हार जाने से क्या होगा? हिम्मत कौन हार गया है? अब इससे अच्छी तरह समझा के देता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मारपीट तो जाहिर करते हैं। हम तो पढ़े लिखे तहजीब याफ्ता लोग हैं। तहजीब पढ़ाना चूल्हे में वो ऐसी रहा है। चचा मैं हूं ना, मैं देखता हूँ ना आखिर। अरे होश में आओ, क्या कर रहे हो? वो यूं सीधे रास्ते नहीं आने वाली। मैं उससे बचपन से लगते आ रहा हूँ। चचा मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। माँ आप चचा के लिए एक गिलास पानी लाइए। क्या भूखा बेटे आप? इतना मत कीजिए, जाइए। और मेरी समझ में आ गया कि मैं भंवर में फंस गया।
मैंने अपने सर एक जिम्मेदारी ली है, नरगिस को शादी के लिए राजी करने की जिम्मेदारी। क्या करना चाहता है बेटे अब तू? मैं नरगिस से अकेले में बात करना चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं होगा, बात करने के काबिल ही कहा है वो, कमजोर क्या होता। नहीं होगा कोई फायदा। अगर मैं अपनी ओर से कोई कोशिश करूं तो आप लोगों को कोई एतराज? नथिंग इज लाइक ट्राइंग, ट्राई और आगे कुछ है। आप लोग यही बैठिए, मैं बिटिया से बात करता हूँ। चल बैठिए। मैं जा रहा हूं। जी हाँ, सोचा जाने से पहले आपसे कुछ कहता जाऊं। आपा, आप मुझे आपा क्यों कहते हैं? जी आपा मत कहिए मुझे। आपके लिए तो नहीं कहूंगा, पर नाराज होकर बात मत कीजिए मुझसे। मैं आपसे नाराज हो ही नहीं सकती। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अगर आपसे कुछ पूछूं तो आपको कोई एतराज? आप जो चाहे पूछ सकते हो। वाह, नदी आपा, सॉरी, गलती हो। इस्लाम दिन आसपास नहीं है ना? कितना डरते हैं मेरे भाई से आप? नहीं, उससे नहीं डरता। उसकी चाल से थोड़ा सा डर लगता है। कब से? जब आप डोंगरी में टोकरियों की चाल में रहा करते थे तब से? अरे वो था तो मैंने यूं ही लगा दी। पूछिए क्यों लगाई थी वो? क्यों? सिर्फ इस घर में घुसने के लिए। क्या है इसमें? मैंने आपको देखा एक रिक्शे में जाते हुए, एक गवार सी आवाजान बुद्धू सी लड़की, और पीछा करते यहाँ तक आया। अच्छा, क्यों? क्यों? ये तो मेरी खुद समझ में नहीं आता। आपसे बात करने की अम्मी और अब्बा ने इजाजत दी थी, इस बात का ताजुब नहीं होता? वो लोग बोले और आप होशियार। तो फिर आप उन लोगों को इतना दुखी क्यों कर रही थी? मैं अब आपसे सब कह देना ही ठीक होगा। आपसे बातचीत हुई तभी तो मैं जान पाई कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से। कल की नरगिस मर गई। नरगिस आपा, गलती हो। खुद को थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं। आखिर दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। नहीं, सच कहूँ आपसे तो आप ही मुझे ये शादी करने नहीं देते। क्या? मैं? मुझे लगता है कि शायद ये बात मैं आपसे कभी नहीं कह सकती। कहकर फायदा भी क्या, पर सच कहती। पर मैंने क्या किया? आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत अच्छी लड़की नहीं हूँ। मैं ऐसा क्यों सोचूं? माँ बाप की इज्जत के साथ खेल रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। उस दिन जब आप मुझसे मिले थे तो होना तो ये चाहिए ना कि मैं वहां से फौरन चली गई। उसके बावजूद मैंने आपकी सारी बातें सुनी। मुझे तो इसमें कोई हर्ज नहीं लगता। आपका मन तो बिल्कुल साफ था और मेरा भी। मन में तो मेरी भी कोई बुराई नहीं, ना उस वक्त की और ना आज है। पर आपकी बातों ने सब कुछ किया। मुझे मेरी नींद से बेदार किया, जिंदा किया। मैं क्या हुई इस बात का मुझे एहसास दिलाया। मुझ में खुद एतमादी पैदा की। आपसे मिलकर मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं भी कुछ हूँ। मेरे अंदर भी कशिश है, मैं भी दिलकश हूँ। आपकी दी हुई कशिश को लेकर मैं उन लोगों से मिली, उनके घर वालों से बातचीत। पर यकीन मानिए हर वक्त आप ही का चेहरा मेरी आंखों के सामने था। मैंने उन्हें देखा ही नहीं, उनकी जगह मुझे आप नजर आ रहे। आप जो चाहे सोचे, आवारा, बच्चन, जो चाहे, पर जो सच है वही मैं आपसे कहूँगी। नरगिस आपा, मैंने बात की तो आपसे, मैं हंसी मुस्कुराई तो आपके लिए। मैंने उनके घर वालों से नहीं, आपके घर वालों से बातचीत। एक अजीब हालत थी मेरी, एक अजीब खुशी का एहसास। सब कुछ मुझे खूबसूरत लग रहा था। अब आप ही बताइए, मैंने किसे देखा,
नियत से तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो ये सब हो क्या गया? नरगिस, नरगिस रो मत, कोई देख लेगा। नरगिस इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं करता। मैं कहाँ कह रही हूँ कि कुछ मतलब निकलता है। उसके बाद जहाँ तुम्हारी शादी तय हुई है, वो लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने उन्हें देखा है? नहीं देखा तो क्या हुआ? औरों के मुंह से सुना तो है कि लोग अच्छे हैं। आपकी सलाह की जरूरत नहीं, मुझे आपसे ये बातें कहनी थी बस। मगर नरगिस, एक ख्याली तस्वीर को लेकर तुम एक जीते जाते मौके को खो बैठो, एक सचमुच के रिश्ते से हाथ धो बैठो। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, लाखों में एक है, अच्छी नौकरी है, घर के हालात अच्छे। आप जाइए ना, मुझे नहीं सुनना है ये सब। तुम्हें ये शादी कर लेनी चाहिए नरगिस। मैंने कहा ना, आपकी सलाह की जरूरत नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी। करूंगी तो सिर्फ आपसे, पर कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं जिंदगी भर कुंवारी रह सकती हूँ। मैं उनके रास्ते में भी नहीं आना चाहती, उनके लिए भी सारे रास्ते खुले। नरगिस, नरगिस, जाइए ना आप, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, जहाँ जाना हो जाइए। अभी एक बात है, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने कभी तुम्हें उस नियत से देखा ही नहीं। मेरी आंखों में देखो तो तुम्हें ऐसा लगेगा वहां ऐसा कुछ भी नहीं। जाइए ना प्लीज, चले जाइए। है कोई जवाब? दिमाग चल रहा गया साला। अरे न जाने ऐसी कितनी लड़कियों और रिश्तों को ठुकरा कर अब तक कवारा बैठा था, इस बला को गले लगाने के लिए। क्यों? आखिर तुम्हें भी बेइज्जत करके निकाल दिया ना उसने। किस तरह मुंह दिखाऊंगा मैं मोहल्ले वालों को? अरे उन्हें भी तो कहना होगा कि हमारी लाडली आपके लड़के के साथ ब्याह नहीं करना चाहती। इस्लाम, मुझे थोड़ा घर ला के दे दे, अगर मर जाऊं मैं। अरे यूसुफ बेटे, देखिए ऐसे क्या कह रहे हैं? चचा, अब सब्र से काम लीजिए, माँ को दुख होता है। तो क्या मुझे खुशी होती है? इस बार चचा को रोक ना सका। इस्लाम, मुझे मेरी छड़ी दो। कहाँ है तुम्हें? नहीं रोका। सोचा खाने दो लड़की को दो चार डंडे, वैसे भी मार तो बाप के हाथ से ही खाने थी। पर भाई लड़की गजब की थी, बिल्कुल नहीं हुई। सभी चिल्ला रहे थे मगर उसके मुंह से उफ तक नहीं निकली। या खुदा, मुझे माफ कर, मेरे गुनाहों को माफ कर। चुड़ैल, जंगली। सुना इस्लाम, एक काबिल माकूल खानदान को टुकड़ा कर एक आवारा लड़की के साथ ब्याह करने को कहती है इस यूसुफ से शादी करेगी। परवेज के साथ शादी करना उसे गुनाह लगता है। तुम्हारी अम्मी के बदौलत है ये सब। ये लड़की के आजकल की तालीम में नतीजा है। माँ बाप के सामने जुबान चलाती है। और क्यों मियां, क्या जादू वादू करते हैं इस पर? तुम्हें घर पे रखा, इज्जत दी, मेहमानदारी की, इसकी यह सजा दी तुमने हमें। हमारा ही घर मिला था तुमको आग लगाने के लिए। अब्बा कहते हो मुझे समझ नहीं आती? नहीं अब्बा, मेरे दिल और दिमाग में ये ख्याल भी नहीं था। मुझे तो शुरू से शक था। मुझे इस हादसे के सर पर कभी पता नहीं था। मैंने कभी ये बात सोची ही नहीं। तुम सच कहते हो बेटा? सच कहता हूँ माँ। अल्लाह की कसम खाओ। अल्लाह की कसम, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। छी, मुझे तो खुद इस बात से घिन आ रही है। अरे पर लड़की ने अपने मन में ये सब सोचा कैसे? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है ना माँ। अभी अंदर मैंने उससे वही कहा कि उस ऊंचे और शरीफ खानदान के लड़के के साथ शादी कर लेनी चाहिए। पूछिए आप माँ से, पूछ लीजिए। माँ, आप तो सुन रही थी ना, बताइए अब्बा को। हाँ रे, मैं अपने आके बात खराब नहीं करूंगी, तूने कहा था। चचा, अगर आपके मन में मेरे बारे में कोई भी गलत ख्याल है तो उसको निकाल दीजिए। मैं इतना जीरा हुआ आदमी नहीं हूँ। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि नरगिस की जिद बेचा है। कल मुझे उनके पास तारीख रखने के लिए जाना है। किस मुंह से मिलूं मैं उनसे? या अल्लाह, इस लड़की ने मुझे कहीं का ना रखा। थोड़ी पिटाई कीजिए उसकी। नहीं, वैसे भी अनबरी हो गई है, अब और कितना मारोगे? फर्ज और जज्बात
दो अलग अलग बातें हैं अम्मी। फर्ज के सामने जज्बात की कोई कीमत नहीं। जो लड़की इस तरह सरे बाजार माँ बाप की इज्जत नीलाम करे उसका मर जाना ही बेहतर है। मैं तो कहता हूँ ऐसे बच्चों का गला काट देना चाहिए। हाय अल्लाह, मार डालना चाहता है क्या चुड़ैल को? मैं तो कहता हूँ कि आप लोग कुछ देर के लिए चुप हो जाइए। अब तो पूरी रात पड़ी है सोचने को, कुछ ना कुछ हल जरूर निकल जाएगा। रात गुजरी गई। इस बीच ये मंसूबा बना कि इन लोगों के पास यानी कि नरगिस के ससुराल वालों के पास अब्बा के बजाय उनके लायक बरखुरदार जाएंगे, उनको शादी के लिए ना कह देंगे। मगर उसका एक फायदा हुआ, चचा के सर का बोझ उनके लायक बरखुरदार के सर जा पड़ा। फिर भी किसी को सुकून नहीं था। पैगाम उनको देकर इस्ला बेटे, मेरा मतलब है इस्लाउद्दीन नियाजी, वापस तशरीफ ला रहे थे। क्या हुआ? क्या होगा? उनसे कहा? हाँ कहा। क्या बोले? क्या बोलते? ऐसे इतना ही मुझसे जो कहा मैंने कह दिया। हाँ है। क्या बोले? कहा ना मैंने अभी। अच्छा कहा, जरा नहाने का पानी रखे मेरे लिए, एक मीटिंग में जाना है। जी। चलो। कहानी एक अच्छे खासे दर्दनाक मोड़ पर आप पहुंच गई। इस घर में एक दिन गुजारने के बाद मेरी समझ में आ गया कि इस लड़की का हालत का जिम्मेदार मैं हूं और मुझसे ही प्यार करने लगी। मान लीजिए कि मैं उससे मिला ही ना होता, ऐसा सोचना मेरी बेवकूफी होनी होकर रहती है। मुल्क का बंटवारा हो गया, जिन्ना टीबी से मर गया और महात्मा गांधी गोली का शिकार हो गए। होने को कोई रोक नहीं सकता। अब्बा, अब मैं चले जाना चाहता हूँ। चले जाना चाहते हो? जी, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी, उसके लिए शर्मिंदा हूं। हमने तुम्हारी तरफ से हर कोशिश की, और अब उसके नसीब में कुंवारी रहना ही लिखा है, तो हम भी क्या कर सकते हैं? खुदा की मर्जी। नियाजी साहब है? हाँ है ना, आइए प्लीज। इस्लाउद्दीन, क्या ये? अब्बा, अब्बा, अब्बा नहीं। आपको बड़े नियाजी साहब से काम था? मैं समझा छोटे से होगा, सीधे साधे और मजेदार लोग हैं। बैठिए ना प्लीज प्लीज। आप? जी मैं यूसुफ खान, फिल्मों वाला नहीं, मैं कोई और। वैसे फिल्मों के बहुत सारे ऑफर थे मुझे, लेकिन अपने उस करियर में दिलचस्पी नहीं। यूसुफ बेटे, जरा यहाँ तो आना। पर क्यों? पता नहीं। अरे पर अभी ने मैं मुंह दिखा नहीं सकता, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। या खुदा! अरे देखना, कहीं कुछ करना बैठे। क्या हुआ नियाजी साहब को? पता नहीं बेटा, बुरी नजर लग गई इस घर को, और क्या। लगता है अब्बा बेहोश हो गए। नहीं नहीं, बेहोश वगैरह कुछ ही नहीं हुआ। सिर्फ अपने होने वाले दामाद का सामना कैसे करेंगे इस फिक्र में अंदर जोर से चिल्ला रहे थे। थक कर चुप हो गए। ये इसला समझा बेहोश हो गए। चुड़ैल, हमारी इज्जत अब आपके हाथ में है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? लड़की का बाप तो हूँ। आपकी जरा सी बातचीत हमें बिरादरी में बर्बाद कर सकती है। अब हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अब हमें हैदराबाद छोड़ देना होगा। आप जरा सब्र से काम करिए। मैं कोई गिरा हुआ इंसान नहीं, ना ही मेरे घर वाले इस तरह के। आपका गुनहगार हूँ, जो चाहिए सजा दे जी जी दीजिए। जी, आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आप मेरे बुजुर्ग हैं, ऐसी बातें करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे क्या फायदा ऐसी बुजुर्गी का? सजावार हूँ मैं आपका। ऐसी कोई बात ही नहीं है, आप कुछ कहिए। क्या करे बेटा, हमारा ही सिक्का खोटा निकला। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? कितना जलील हुए आप हम लोगों की वजह से। तुम बहुत बड़े आदमी, हम बहुत छोटे। नहीं नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए। इसके लिए मैं आपसे 1000 बार माफी मांगने के लिए एक मिनट, आप लोग मुझे कुछ कहने देंगे?
मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं भला नाराज क्यों होने लगा? मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी लड़की को नापसंद करने का हक मुझे है, उसी तरह उसे भी मुझे नापसंद करने का हक है। क्यों? आपको क्या लगता है? आई मीन इट्स फेयर। मतलब आपको जरा भी नाराजगी नहीं है? नहीं, थोड़ा बुरा जरूर लगा, वो भी इसलिए कि आखिर ये इनकार क्यों? ना बेटे, अरे इनकार करने के लिए तुझ में जरा भी खोट नहीं है। तुम्हारे जैसा घर तो नसीब वालों को मिलता है, और तुम्हारे जैसा शोहर किसी लड़की को मिल जाए तो उसके नसीब का पूछना ही क्या। मैं भी यही सोचता था कि मैं अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करूंगा। औरतों के लिए मेरे दिल में बहुत हमदर्दी है। हमारे समाज में औरतों पर बहुत जुल्म किए जाते हैं। औरत मतलब पैर की जूती। इस बात में मुझे बड़ा गुस्सा आता है। हाँ, मुझे भी आता। मुझे भी आता है। मन ही मन मैंने अपने घरेलू जिंदगी की एक खूबसूरत तस्वीर अपने दिल में बनाई थी। मेरे पास बाप दादा का पैसा है, घर है, नौकर चाकर है। सुन जरा, नखरे में आ गए चुड़े। माफ कीजिए, हालांकि मैंने जिद की थी कि मैं उन्हें देखकर पसंद या नापसंद करूंगा। साथ ही साथ ये भी था, चाहे तो लड़की मुझे नापसंद कर दे। यही अंदाज है मेरा जिंदगी को देखने का। गलत है या सही मैं नहीं जानता। बहरहाल कल जब मैंने इन्हें देखा तो एकाएक वो सारी तस्वीरें जो कि मेरे जहन में धुंधली सी थी वो साफ हो गई। मुझे ऐसा लगा कि वही तस्वीर है जिसे मैंने अपने दिल में बसा के रखा था। मुझे खूबसूरती की तलाश नहीं, मुझे चाहिए थी वो अंदरूनी कशिश जो कि आपकी लड़की में थी। मेरे ख्वाब अब पूरे हो जाएंगे ये सोचकर कल मैं बहुत खुश था। आइए आइए, बैठिए परवेज जी, बैठिए। ये गरीब को कुछ खिदमत का मौका हो, कुछ चाय कॉफी है? नहीं नहीं, ऐसे थोड़े ही जाने दूंगी। जबिस्ला बेटे, मस्जिद की बगल वाली दुकान से बिस्किट ले आ। एक ख्वाहिश लेकर मैं यहाँ आया। अच्छा, सर पूछिए तो वो ख्वाहिश ही मुझे यहाँ तक खींच लाई। अच्छा, कहिए ना, क्या ख्वाहिश है आपकी? थैंक्स। मैं लड़की से कुछ बातें करना चाहता हूँ, इनकी बेटी से। अगर मुमकिन है तो इफ यू डोंट माइंड, मेरी जिद नहीं है। लड़की से? जी हाँ, मैं सिर्फ इनके मुंह से ये सुनना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने मुझे नापसंद क्यों कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये जान लेना चाहिए, जैसे कि हर लड़की को भी ये जान लेने का हक है कि कोई आदमी उसे क्यों नापसंद करता है। जी, ठीक कहते हैं आप। देखा चचा की गाड़ी कहाँ अटक गई। इसलिए फिर से मुझे बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ी। और फिर मैंने सोचा कि हो सकता है इस सुलझे हुए लड़के से बात करके वो पागल लड़की सही रास्ते पर आ जाए। मैं भी नरगिस, कबूल करता हूँ साहब, इस फसाद की जड़ में मैं ही था। बेटी, इस वक्त इस तरह पुकारना ही सबसे अच्छा है। मेरी बात मानोगी? मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। तो फिर फौरन उठ जाओ, झटपट तैयार हो जाओ, चलेगा तो दिलकश हसीला। अब किस लिए ये सब? क्योंकि तुमसे मिलने एक आदमी आया है। मुझे किसी से नहीं मिलना है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम मुझसे मिल लो तो? कहिए, किससे मिलना? तुमसे मिलने वो आए हैं, तुमसे बहुत अच्छी लगी हो। चलो आके उनसे बाहर बात कर लो। अच्छा, अब समझ में आया। मुझे नहीं मिलना है इनसे। अगर उनकी बहुत जिद हो तो भी नहीं। क्या फायदा? अच्छा लगेगा, तुम जरूर मिलो। आपको लगता है तो मिल लेती हूँ। जरा ठहरिए, मैं अपनी हालत दुरुस्त करूँ। जी वो उससे मिलना चाहेगी? जी हाँ। अम्मी, अब्बा, हम अंदर चलते हैं। परवेश और नरगिस कुछ बात करना चाहते हैं। हो सकता है सारी बातें फिर से जम जाए। अक्सर ऐसा देखा गया है, जो बातें बरसों ठीक नहीं हो पाती और चुटकी बजाकर ठीक हो जाती। आइए इस्लाउद्दीन साहब, ले आए बगल वाली बिस्किट, मस्जिद से बिस्किट। 2 दिन से मस्जिद के मीटिंग में नहीं जा सका, नहीं लाता हूँ।
दे रहा हूँ। हाँ आपने मुझे पहचान तो लिया होगा। जी हाँ। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आपको एतराज तो नहीं होगा ना? आप ये मुझे आप क्यों कह रहे हैं? तुम कहिए, मैं तो आपसे छोटी हूँ। जी वो आप बैठिए ना। आप बैठिए, पूछिए क्या पूछना है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। थैंक्स। कल जब मैंने आपको देखा, ये जानती हूँ, फिर आपने कहलवाया कि आप शादी के लिए तैयार हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैंने कहलवाया। मैं कैसे कहूँ? आपके लिए मेरे दिल में बहुत जगह है। आपसे पहले कई सारी लड़कियां देखी है मैंने, पर जिसकी मुझे तलाश थी वो आप, वो सारी बातें आप में मिली। आपको देखकर मुझे ऐसा लगा कि आप बेहतर बीवी साबित हो सकती हो। न जाने कितने दिनों से मैं ऐसे घर के बारे में सोचता आया हूँ जिसमें मैं, मेरी बीवी एक खुशहाल जिंदगी गुजारे। ख्वाब देखे हैं मैंने बीवी, घर और अपने बारे में। उन तमाम ख्वाबों को कल सच होते देखा मैंने जब आपसे मिला। घर में कितना खुश था, मगर आज सुबह शादी की तारीख के बजाय ना सुना तो मुझे माफ कीजिए, लेकिन इसके सिवाय मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। नो, इनकार करने का आपको पूरा मेरे सिर्फ समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर आपने मुझे नापसंद क्यों किया। मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है, सिर्फ ये जानने के लिए मैंने आपको तकलीफ दी है। मुझे जरा भी दुख नहीं होगा अगर आप मुझे साफ साफ बता दें। मैं वो ध्यान से सुनूंगा और फिर उस कमी को दूर करने की कोशिश करूंगा। कोई बात है ही नहीं तो क्या बता? जो भी है कह दीजिए, बिना किसी झक के। मैं सुन रहा हूँ, कहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ। सच कहूँ तो आप में कोई बुराई नहीं है। दरअसल कल ठीक तरह से आप मुझे दिखाई नहीं दिए। मतलब क्या? ये तो आप जानते हैं, वो सारी बातें मिस्टर परवेज को मालूम हो गई। अब आगे देखिए, अगर जिद करके मैं आपसे मिला ना होता तो ये सारी बातें जान ना पाया होता। अच्छा किया ना मैंने आपसे मुलाकात की और हिम्मत करके पूछा। कितना अजीब है सब, बिल्कुल अजीब। सुनकर आपको दुख तो हुआ होगा, पर अगर सच बात मैं आपसे ना बताती तो मुझे बहुत दुख होता। जी हाँ, समझ सकता हूँ। तो जो कुछ भी हो गया, इस पे किसी का कोई इख्तियार न था। I feel very sorry for all that has happened. पर मुझे एक बात बताइए, क्या? जिस आदमी का नाम जुबान पर लाए बगैर आप जिसका जिक्र इतनी इज्जत और एहतराम से कर रही है, जिस आदमी ने सही मायनों में आपका दिल जीत लिया है, वो आदमी कौन है? उनका नाम लेकर क्या फायदा? नहीं, वो इसलिए कि वो आपसे ब्याह कर ले। इस बात की मैं हर मुमकिन कोशिश करना चाहता हूँ। नहीं, उन पर जबरदस्ती करना अच्छा ना होगा। वो आजाद रहना चाहते हैं, उन्हें आजाद ही रहना चाहिए। मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, उन्हीं की वजह से तो मैंने ये जिंदगी पाई है। उन्हीं पर कुर्बान कर दो। नो 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 नो, आपको दुनिया का हर सुख मिलना चाहिए। मैं तो अब आपको सुखी नहीं कर सकता, आपकी खुशी के लिए कोशिश तो कर सकता हूँ। कहिए, कौन है वो खुशकिस्मत इंसान? मुझे ये मत पूछिए। जब वो मुझे चाहते ही नहीं तो उनका नाम लेकर क्या फायदा? उन्होंने कभी उस नजर से मेरी तरफ देखा ही नहीं, ना ही उनके दिल में मेरे लिए वैसा कोई जज्बा। वो तो खुद चाहते हैं कि मैं आपसे शादी करूं। कई बार मुझे समझा चुके, मुझसे नाराज हो। मैं उनकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं, पर मुझसे ये नहीं हो सकता। आपसे शादी का ख्याल
आई एम सॉरी, मैं किसी भी तरह आपके किसी काम नहीं आ रहा हूँ, इस बात पे शर्मिंदा हूँ। मेरी सिर्फ इतनी ही ख्वाहिश है कि आपकी तमाम ख्वाहिशें पूरी हो जाए, और दूसरी कोई तमन्ना नहीं। आप सदा खुश रहे, सदा खुश रहे। अल्लाह हाफिज। अरे आप खड़े क्यों ना, बैठिए। जी नहीं, अब मुझे बैठा नहीं। उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की है, और इस बात से मुझे फायदा ही होगा। बुद्धू है बुद्धू, अकल नहीं है उसके पास। बहुत ज़हीन है, समझ के थोड़ी कच्ची है। बहुत समझदार है। समझदार है पर थोड़ी जिद्दी है। बच्चे अगर जिद करे तो ये हमारा फर्ज है कि उनकी जिद को समझें। जी जी, ठीक ठीक कहते हैं। इनसे तारुफ नहीं करा आपने? ये यूसुफ खान साहब के लड़के यूसुफ हैं, मेहमान हैं, कल आए हैं, आज वापस जा रहे हैं। I see. Even I could see. So long, gentlemen. अब मुझे चले जाना चाहिए. Hope we meet again. जरा रुकिए, मेरी बात मान लिया आप लोग। इन्हें जाने मत दीजिए, फौरन शादी की तारीख निकालिए और अपनी बेटी का ब्याह इनसे करवा दीजिए। मैं खुद आऊंगा शादी में शामिल होने। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक ही कह रहा हूँ। आपकी बेटी का इनसे दिल लग गया है, और दिल की लगी पर किसको इख्तियार होता है। आप चाहते हैं ना कि आपकी बेटियां दर हकीकत सुखी रहे, तो इन्हें जाने मत दीजिए, रोक लीजिए, चाहे जो हो जाए। कबूल करता हूँ साहब, क्लीन बोल्ड हो गया था। ये 100% बंगाली कलाबाजी है। अपनी होने वाली बीबी की शादी उसके प्रेमी से करवा दे, ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है? लेकिन ऐसा आदमी इस दुनिया में था और मेरे सामने था। आपका लड़का समझकर मेरी एक बात मान ले आप लोग, उन पर और जुल्म जबरदस्ती ना करें। जबरदस्ती और सख्ती से कुछ हासिल नहीं होगा। उनकी आरज़ुओं को सराखों पर रखिए, इसी में आपका बड़प्पन है। आप दोनों के सुख के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ इशारे की जरूरत है, यकीन मानिए। आपके सामने अपने आप को कमतर महसूस कर रहा हूं। इतनी ही पाक मोहब्बत की ख्वाहिश है दिल में, पर कभी मिलेगी। खुदा हाफिज। इतना बेहतरीन इंसान। फरिश्ता कल किस तरह आया, आज किस तरह चला गया। नरगिस की तो तकदीर ही खराब है। हमारी भी तकदीर खराब है। इतनी बातचीत हुई, इतनी जिंदगी उठानी पड़ी इसे, और चेहरे पर नाराजगी की एक शिकन नहीं। कह रहा था हमें अपना लड़का समझिए। कितना समझता, घमंड गुरूर नाम को भी नहीं। मुझे किसी सूरत बाहर चले जाना चाहिए, ऐसा मैं कब से कह रहा हूँ, पर क्या करूँ? मेरा बैग जो अंदर है। मुझे मैं कहती हूँ इसमें क्या खराबी है। उसने कहा था इसके बारे में। ऐसी करा थी। यूसुफ वैसे लड़का तो अच्छा है, कल से देख रही हूँ। हाँ, अच्छा है, पर क्या जानकारी है हमें इसके बारे में? कल आया है और यहाँ रह गया। अब बचपने में कभी हमारे घर में आया करता था, इस बात को मान भी ले तो उसके आगे पीछे का कोई इल्म नहीं। हम ये फैसला कैसे कर सकते हैं? छानबीन तो की जा सकती है। चाल चलन का तो अच्छा है, 24 घंटे में पता चल जाता है। देखो नरगिस ने इसे लेकर इतना बड़ा हंगामा किया, उसमें इस बेचारे का जरा भी हाथ नहीं था। मैं क्या कहती हूँ जी, घर में लड़का और गांव में ढिंढोरा। फिर भी किसी छानबीन के बगैर मुझे लड़की को किसी और के हाथ में दे देना ठीक नहीं लगता। उस परवेज ने क्या कहा था, कितना अच्छा लड़का। मैं भी दावे के साथ कहती हूँ, अब हमें भी ज्यादा वक्त बर्बाद न करके होशियारी से काम लेना चाहिए। इसमें घर की इज्जत और लड़की की भी इज्जत बच सकती है। और अब बेकार की जिद छोड़ दो, लड़की को इतना मारा पीटा, क्या फायदा हुआ। और इससे बातचीत करके शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं।
कुसुम बेटे, रुक गए हो तो आज भी रुक जाओ। जब से आए हो कुछ ना कुछ चल ही रहा है। थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हें हैदराबादी खाने खिलाती हूँ। हैदराबादी बिरयानी। और माँ मैं आ जाऊंगा बाद में बिरयानी खाने। क्यों चच्चा? रुक जाओ, ये इतनी जिद कर रही है तो रुक जाओ। क्यों नहीं रुकना चाहते? हवा का रुख किस तरफ था मैं अच्छी तरह समझ गया था। किस चीज से बंधा गया था? इस जिद्दी और बेवकूफ लड़की से। इन सब से मेरा क्या वास्ता? मैं बेकार की परेशानी अपने सर क्यों लूं? शादी वगैरह के ख्याल को मैंने अपने दिल में जगह दी नहीं। मैं तो आजाद रहना चाहता था, बिल्कुल आजाद। पर इस वक्त जैसे कैद हुआ जा रहा था। मुझे ये शादी मंजूर नहीं। चाचा जरा यहाँ आइए। देखिए नियाजी साहब, मुझे माफ करें, मैं आपको नियाजी ही कहूंगा। माफी की क्या बात है? डोंट टेक मी लाइटली नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अब तक आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। धोखा? अब मैं चले जाना चाहता हूँ, इसलिए वक्त आ गया कि सारी बातें आपको साफ साफ बता दूं। आप जैसे आदमी को अब मैं और फंसाना नहीं चाहता। बेटा बेटा कुछ नहीं, चुपचाप मेरी बात सुनो। कल मैं यहाँ आया, आपने अपने घर में पनाह दी, यह आपकी शराफत। लेकिन इस घर में घुसने के लिए जो भी बातें मैंने की वो सब झूठ थी। नियाजी साहब मैं आपके चाली में कभी नहीं रहा। बंबई में डोंगरी का ये मुझे मालूम भी नहीं। आपकी लड़की को देखा था, बस उसका पीछा करते यहाँ तक आ गया। अरे जिद्दी से क्या सुन रहे हैं? हंसी मजाक कर रहा है। नहीं माँ, ये हंसी मजाक का वक्त नहीं है। जो कुछ सच है वही बता रहा। अरे चुप कर, अब मुझे क्या एकदम ही वो समझ लिया है? इसलिए नहीं, इसका बैग लेकर अंदर ले जाकर रखते। नहीं इस्लाउद्दीन, बैग वही रहने देना। माँ इस घर में रहने के लायक नहीं, घर में फर्द बनकर रहने के लायक नहीं। मैं बंबई में क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, आप लोगों को कुछ भी मालूमात है? नहीं। बंबई में मेरा क्या धंधा है आप लोग जानते हैं? हाँ धंधा। बहुत बुरा आदमी हूँ मैं, कहते हुए भी मुझे अपने आप पे शर्म आती है। अरे आज तक का मेरा किरदार इतना गंदा है कि किसी से कह नहीं सकता और शायद ही कोई जान सकेगा। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, बहुत नीच आदमी, गुनहगार, पापी, अंडरवर्ल्ड। जाने दे बेटा, अब तो पछतावा हो रहा है ना? इस चीज का पछतावा? इस समाज, इस दुनिया से मेरा वास्ता ही क्या है? अरे 2-4 जन को लूटा, 3-4 आदमियों का खून किया, उस तरह मारा। इतनी सी बात के लिए पछतावा क्यों करूं? बस कर फिजूल बकबक, बहुत हुआ मजाक। बहुत भोले इंसान हैं आप लोग, मुझे अपनी अस्मत और इज्जत से खेलने का मौका दे रहे। कितना मजा आता जब मैं आपकी लाडली बेटी को अपनी 21वीं बीबी बनाकर ले जाता। 21वीं? शायद 22वीं। पिछले कुछ दिनों से हिसाब किताब नहीं रख सकता। मैं सिर्फ शादियां करता हूँ, उसके बाद की जिम्मेदारी या तो लड़की के माँ बाप उठाते या तो फिर अनाथ आश्रम। हाँ अगर कोई समझदार होती तो ट्रेन से कट कर, नाले में से कूद कर, दरिया में डूब कर मेरा बोझ हल्का कर जाती। मुझे तो इसकी बात पर अभी यकीन नहीं हो रहा है। पर इस्ला को हो रहा है। मुझे पहली नजर में देखकर पहचान लिया था इस लड़के ने। बहुत होशियार और चालाक है ये लड़का। अब्बा पुलिस को बुलाओ। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती इस्लाउद्दीन नियाजी। जेब में रखता हूं मैं पुलिस को, समझे? मेरे कारनामे सुनकर तुम्हारे कानों के पर्दे फट जाएंगे और आंखें बाहर निकल आएंगी। आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर यहां से जा रहा हूं, इस बात के लिए एहसान मानिए मेरा। मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना इस्लामी, तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। दरवाजे के पीछे एक पल के लिए मैंने एक चेहरा देखा। चेहरे के आग से निकली हुई चीख मेरे दिल को दहला गया। ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता और मैं अभागा उसे ठुकरा कर जा रहा हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नरगिस
नरगिस, मैंने जो कुछ कहा वो सब झूठ था, सिर्फ जिम्मेदारी से बचने के लिए और तुमसे दूर चले जाने के लिए की गई एक दूसरे की बकवास थी। ये पिस्तौल असली नहीं, खिलौना है। बाजार पे मिला था, इसीलिए खरीदकर इसे इस बैग में डाल दिया। दुनिया की बहुत सारी चीजें हैं इस बैग में, क्या पता कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। इस पिस्तौल से न जाने कितने बच्चे खेल चुके। वैसे मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ, पर इतना बुरा भी तो नहीं हूँ। अब पहली बार तुम्हारी प्यार ने मेरी खाना बदोश जिंदगी को एक खुशबू दी। मैं बदल रहा हूँ नरगिस, मैं बदल रहा हूँ। अब मैं घरेलू आदमी बन गया हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ। अब मुझे घर, बार, बीवी मतलब तुम, बच्चे, ये सब अच्छे लगते हैं, पर अब दूसरों के नहीं, मेरे बच्चे, हमारा अपना घर, हमारी अपनी चीजें। अब मुझे सब चाहिए, सास का प्यार चाहिए, ससुर के साथ मुल्क के हालात, बदलती हुई दुनिया के हालात पर बातचीत, साले के साथ कोल्ड वॉर, बीवी पे थोड़ा गुस्सा और फिर प्यार, और इसी तरह देखते देखते आया बुढ़ापा। उसके बाद तमाम शुद्ध, दिल की धड़कन बंद और मौत की आगोश किसी शानदार मौसीकी की महफिल में जैसे भैरवी आती है, उसी तरह आए मेरे जिंदगी का अंत। एक ऐसा अंत जो अंत लगे ही नहीं। देख क्या है आपको, मैं ना कुछ देर अपने आप में खो गया, जज्बात के धारे में बह गया, और फिर मैं नरगिस के घर से स्टेशन चला गया, ट्रेन में सवार हो गया। फिर पता नहीं मुझे मैं कौन से स्टेशन उतरा, फिर बम्बई का एक टिकट निकाला और रात भर प्लेटफॉर्म पर अकेला घूमता रहा और बार बार अपने पैरों को झटकता रहा। क्या पैरों को झटक देने से बंधन तोड़े जा सकते हैं? नहीं, पर मैंने तोड़ दिया। इस यूसुफ को दुनिया की कोई चीज बांध कर नहीं रख सकती। ये पैदा हुआ तब से आजाद है, बॉर्न फ्री, लिव फ्री, डाइट फ्री। मेरी मजार पर ही आपको जरूर लिखा मिलेगा। अगर मजार बना था, क्या पता अपनी मैयत को भी कोई कंधा देगा या फिर रहेगा जज्बात के धारे। 12 साल बीत गए उस वाक्य, बस बात पे से बात निकली इसलिए आप लोगों से कहे। वैसे मैं इस वाक्य को भूल गया हूँ, आगे देखना और आगे चलना, जो गुजर गया सो गुजर गया। पर एक बात पूछूं मैं आप लोगों से, इस लड़की का क्या हुआ होगा बताइए? नरगिस और परवेज की शादी हुई, खुशी हुई बहुत, जी हाँ। जिस कहानी का अंजाम अच्छा हो पूरी कहानी अच्छी होती। सोचा चलो छूट गया, वैसे भी बन जाने का डर कब तक। जैसे समंदर में एक बड़ी लहर आती है और फिर से लौट जाती है, उसी तरह ये वाकया भी मेरी जिंदगी में आया और चला गया। दोबारा मुलाकात नहीं। जिंदगी भी बड़ी बेरहम है, एक तो महंगाई, ऊपर से अस्पताल का खर्च। अस्पताल ना जाओ तो अपनी देखभाल कौन करेगा? और वैसे भी अपना है ही कोई, ये तो औरतों को पता है। पर फिर भी कभी कभी ख्याल आता है कि क्या वो सुखी होगी या दुखी होगी। जिंदगी में लड़कियों की कमी नहीं देखी मैंने, हिप्स ऑफ देम। ये तो बात पे से बात निकली इसीलिए कह गया। बच्चे बोर हो गए, क्यों भाभी? बेटे क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ। वालेकुम सलाम। साहबजादे अब जोर से बोलो। यूसुफ परवेज।